अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, सेल्फ लव नॉवल में आपका वेलकम है। जिन लोगों ने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, यहाँ से चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं बता दूँ कि जो नॉवल के बारे में बात थी वो मैंने कमेंट्स में आपको बता दी है और इस बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी। और रही बात ये नॉवल की, ये नॉवल भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, बहुत शॉर्ट नॉवल है और जल्दी एंड हो ही जाएगा। और बस आप लोग अपना राय देते रहें। और ये भी बात है कि अगर कोई एक रिक्वेस्ट कर रहा है तो बाकी सब भी उस पर अपनी राय देते रहें। क्या आप भी बताएं कि हाँ, ये नॉवल आपको भी कैसा लग रहा है। बस मुझे बताइएगा कि नॉवल कैसे लग रहे हैं। और वो चैनल पर भी मैं नॉवल अपलोड करूँगी, वो टेंशन मत लीजिएगा, मैं ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। बस थोड़ा थोड़ा ऐसा करना है कि मुझे प्रॉब्लम ना दे, बस ऐसे, ठीक है। और ये नॉवल की मुझे रिक्वेस्ट की थी ट्यूबलाइट ने। आई होप सो सबको ये नॉवल पसंद आएगा। सो ज़्यादा बात ना करते मैं करती हूँ नॉवल स्टार्ट। नॉवल नेम है इश्क के जुनून बाय हाले नूर, एपिसोड 1। मुझे छोड़ दो प्लीज़, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, देखो मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, छोड़ दो मुझे। ये मंजर एक सुनसान कमरे का था जहाँ एक लड़की अपनी इज्जत बचाने के लिए उस आदमी नुमा दरिंदे की मिन्नतें कर रही थी। पर उस शख्स पर तो इसका निफ्स हावी हो चुका था, जो सही गलत की पहचान भूल कर हवस पूरी करने की कोशिश में था। अब वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता इस रोती बिलखती लड़की की जानिब बढ़ रहा था और वो लड़की रोती हुई पीछे की जानिब सरक रही थी। और फिर वो शख्स इसकी अजमत नोचने में कामयाब रहा था। एक और हवा की बेटी की इज्जत को तार तार किया गया था, एक और जीते जागते वजूद को जिंदा लाश बना दिया गया था। अम्मी, अम्मी कहाँ हैं आप? वो कॉलेज से घर पहुंची तो घर में मामूल से ही हटकर चहल पहल थी। वो अपनी माँ को पुकारती हुई किचन की जानिब चल पड़ी, जहाँ से बर्तनों की आवाज़ आ रही थी। उम्मीद के ऐन मुताबिक वो किचन में खाना पका रही थी। अम्मी आप यहाँ हैं? मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी, लाड से माँ के गले में बाहें डालते हुए कहा। इमामा मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, सबसे पहले सलाम करते हैं फिर कोई और बात। सायरा बेगम ने इमामा की बाहें अपने गले से हटाते हुए उसे झाड़ा। अच्छा अच्छा, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी अम्मी। अब बताएं भी इतनी तैयारी किस खुशी में? और ताई अम्मी कहाँ है, नज़र नहीं आ रही? इमामा ने डोंगों के ढक्कन उठाते हुए कहा। तुम्हारी ताई अम्मी अपने पोषण की सफाई करवा रही है, शाफे आ रहा है ना। और वो फिर से खाने पकाने में मगन हो गई, बिगैर अपनी इकलौती बेटी के तासिरात देखे। और इमामा ऐसा लगा किसी ने उसे आज़ादी की नवीद सुना दी हो। आखिर वो कैदी तो थी। शाफे हैदर शाह के हिजर में इसकी आंखों में कई दीप जले, जो हमेशा उस शख्स का नाम सुनकर जल कर जाते थे। अभी कब आ रहे हैं वो? और वो अच्छा क्यों अचानक? वो खुद को संभालती हुई माँ से मुखातिब हुई। आज शाम 6 बजे की फ़्लाइट से पाकिस्तान आ रहा है। और अचानक क्यों? अब इसकी पढ़ाई मुकम्मल हो गई है तो इसे वापस लंदन से आना ही था। अच्छा अम्मी मैं रूम में जा रही हूँ। खुशी इतनी थी कि इसका चेहरा खिल उठा था। वो जल्दी से भागी कि कहीं अम्मी उसके दिल का हाल ना जान ले। देखो मुझे अंदर जाने दो, मेरा अंदर जाना बहुत ज़रूरी है। वो शख्स दरवाजे के बाहर खड़ा चौकीदार की मिन्नतें कर रहा था कि उसे अंदर जाने दे, पर वो लोग जाने ही नहीं दे रहे थे। तुम खानज़ादा हादईर से कहो कि मेरी एक बार बात तो सुन ले, ये बात इन्हीं के फ़ायदेमंद है। चौकीदार कुछ देर पर सोच निगाहों से तकता रहा और फिर इंतज़ार करने का कहता अंदर की सिमत चल दिया। थोड़ी देर बाद बाहर आकर उस शख्स को अंदर जाने को कहा। वो शख्स अंदर दाखिल हुआ, जहाँ सामने सफ़ेद रंग का बंगला पूरी आबताफ के साथ पूरे मौजूद था। बंगले के सामने खूबसूरत सा लॉन था, जहाँ सिर्फ सफ़ेद और काले रंग के ही फूल थे जो देखने वाले की आंखों को खैर कर रहे थे। लॉन के वसत में खूबसूरत सा फव्वारा था। वो शख्स चलता हुआ दाखिली दरवाजे से अंदर की तरफ बढ़ा। सामने ही डाइनिंग रूम में, जहाँ 4 दीवारें सियाह रंग में डूबी हुई थी और इन पर सफ़ेद रंग के पर्दे लगे हुए थे, वो सोफे पर बैठा घर का जायज़ा ले रहा था। जब सीढ़ियों से कोई शख्स नीचे उतरता हुआ नजर आया। सफ़ेद शलवार कमीज पर सियाह चादर ओढ़े, सुनहरी बाल माथे पर बिखरे पड़े थे। वो जो कोई भी था अपने आप में एक जीती जागती मिसाल था। शहंशाहों से चलता वो इसके सामने सोफे पर टांग पे टांग चढ़ा कर बैठ गया। वो शक्ल से ही किसी रियासत का बादशाह मालूम हो रहा था, मगरूर और सख्त मिजाज। बोलो मैं सुन रहा हूँ, सर्द आवाज़ में कहा। यकीनन वो खानज़ादा हादईर था। अपना
हलक तर्क करके वो शख्स बोलना शुरू हुआ, मेरा नाम गुलजार अहमद है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, मगर इस वादे के पर के साथ के बीच में मेरा नाम नहीं आएगा। खानजादा हदीर ने आंखों से बात करने का जारी रखने को कहा, आज से 5 साल पहले जो कुछ आपकी बहन के साथ हुआ मैं जानता हूँ किसने किया। गुलजार अहमद थोड़ा रुका, क्योंकि सामने वाले की आंखों में अपनी बहन की तकलीफ के बारे में सोचकर लहू टपकने लगी। तुम ये सब कैसे जानते हो और मुझे क्यों बता रहे हो? इसकी आवाज़ इंतहाई हद तक सर थी। मैं पिछले 10 साल से दुबई में कैद पजीर हूँ। मेरी सारी फैमिली भी मेरे साथ होती है। 5 साल पहले मैंने अपना पाकिस्तान वाला बाइक घर बेचने आया था। मेरा जहाँ पर घर था उसके साथ वाला घर भी हमेशा खाली रहता था। एक दिन मैं बालकनी में खड़ा चाय से लुफ्त अंदोज हो रहा था जब मैंने साथ वाले घर से हल्की हल्की नुस्वानी चीखें सुनी। मैं तहज्जुद के मारे अपने कमरे में चला गया, जहाँ से दूसरे घर की खिड़की बिल्कुल सामने थी। इत्तेफाक से ग्लास डोर के पर्दे भी हटे हुए थे। मैंने दूरबीन उठाकर देखा तो एक शख्स एक लड़की को बुरी तरह से अपनी हवस का शिकार बना रहा है। मैंने जल्दी से पुलिस को कॉल की, मगर इनके आने से अलग ही लिखा हुआ है, मगर इनके आने से पहले वो शख्स भाग गया। मैं उस लड़की को बचाने ना गया, क्योंकि अगर मैं चला जाता तो सारा इल्ज़ाम मुझ पर आता। इसीलिए मैं बगैर किसी चक्कर में पड़े वहाँ से वापस दुबई चला गया। मगर मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता रहा। और सबसे अहम बात, मैं उस आदमी को जानता हूँ। बहुत मुश्किलों से आपका पता मालूम हुआ है मुझे, तो आज मैं यहाँ आ गया। कुछ देर की तौलील खामोशी के बाद सर से आवाज़ गुलजार अहमद को सुनाई दी। कौन था वो जलील हैवान जिसने खानजादा हादिर की इज्जत पर हाथ डाला? नाम बताओ। इब्राहिम खान वलीद रहीम खान। इसे जैसे ही यूनिवर्सिटी में कदम रखा किसी से ज़ोरदार तसादम हुआ। बर वक्त उसने मुकाबिल के नाजुक वजूद को अपनी बाहों में पकड़कर ज़मीन बोझ होने से बचाया। यह सब इतने अचानक से हुआ कि उसे कुछ भी समझ न आया। इसने जब अपनी बाहों में गिरी उस लड़की से प्यारी सी लड़की को देखा, उसे लगा हर चीज़ थम गई है, उसकी धड़कन समेत। मुकाबिल ने जब डरते डरते अपनी आंखें खोली और फिर शायद उसकी इसी अदा पर वो चारों शाने चित हो गया था। उसने एक बार देखा तो देखता ही रह गया। इन सब आंखों में जिसमें अब नमी भरी थी, इर्द गिर्द का इसे कोई होश ही ना था। वो तो इसके चेहरे में कोई खो गया था। होश तो तब आया जब मुकाबिल ने एक ही झटके में इसे खुद से दूर धकेला और वहाँ से वह हसीना भागी थी। साथ इसका दिल भी लेकर वो बस देखता ही रह गया। बाबा जान से मैं खुद बात करूंगी। अम्मी, आखिर उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा ही क्यों किया जब मैं उनकी परेशानियों में उनका सहारा नहीं बन सकूं? अगर आपका कोई बेटा होता तो क्या आप उसे भी बाबा का सहारा ना बनने देती? आजकल इसकी बस एक ही यही जिद थी कि उसे जॉब करके अपने बाबा की माली मदद करनी है। उसकी जिद बेवजह नहीं थी, क्योंकि आजकल इनके माली हालात कुछ सही नहीं थे। जब से उसके पापा रिटायर हुए थे वो माँ बाप की इकलौती औलाद थी। अब जो करना था उसे ही करना था, मगर उसके माँ बाप का कहना था कि जब तक वो जिंदा है इसे दर दर की धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। वानिया, तुम ला इलाज हो, तुमसे बहस तुम्हारे अब्बू ही कर सकते हैं। तुम मेरा दिमाग ना खाओ, मुझे अभी खाना भी बनाना है, शाम होने वाली है, हटो सामने से। गौहर बेगम, वानिया की अम्मी, उसे दरवाजे से हटाती हुई बाहर चली गई। पीछे वो बड़बड़ा कर रह गई, नौकरी तो मैं करके रहूंगी। आज वो बहुत दिल लगा कर तैयार हुई थी, आखिर होती भी क्यों ना। इसके ख्वाबों का शहजादा जो आ रहा था। आज से 4 साल पहले इसे रूबरू देखा था। 4 साल में कई दफ़ा उसे देखा था जब वो सबसे स्काइप पर बात करता था, मगर जो मज़ा रूबरू दीदार यार में है वो किसी चीज़ ने नहीं। इमामा ने जब से होश संभाला था तब से ही शाफ़े हैदर शाह इससे मोहब्बत करती थी। शाफ़े उसका तायाजाद था। इमामा और उसके अब्बू आपस में सगे भाई थे। दोनों ही एक घर में रहते थे अपनी फैमिली के साथ, जबकि इमामा के अब्बू का हार्ट अटैक की वजह से 10 साल पहले इंतकाल हो चुका था। तब से उनकी जिम्मेदारी ताया अब्बू ने ली थी। शाफ़े और राफ़े 2 भाई थे। शाफ़े लंदन से वकालत की डिग्री लेकर आज पाकिस्तान वापस आ रहा था, जबकि राफ़े भी MBA कर रहा था। गाड़ी के हॉर्न ने इसकी सोचों की दुनिया से बाहर निकाला। वो चौंकी और अपने आप को आखिरी मर्तबा आईने में देखकर मुतमईन होती वो भागी। आखिर इसका इंतज़ार ख़त्म हुआ था। वो भागती हुई सीढ़ियों से उतरती लाउंज में पहुंची, जहां वो दुश्मनी जहां अपनी अम्मी से मिल रहा था। वो जालिम तो और भी खूबसूरत हो गया था। इमामा को लगा इसको एक नज़र देखने से ही वो किसी तपते सहरा से छाँव में आ गई हो। वो बस उसे देखती रह गई। आखिर वो था भी तो देखने के काबिल ही। नीली आंखें, मगरूर खड़ी हुई नाक, मूंछों तले भरे भरे अनाबी होठ जो इस वक्त मुस्कुरा रहे थे, सुर्ख व सफ़ेद रंग,
6 फीट से निकलता कद, चौड़ा सीना, और जो बात इसे सबसे मुख्तलिफ बनाती थी वो थी इसकी फ्रेंच दाढ़ी जो भूरे रंग की थी, और इसके भूरे बाल जो हमा वक्त इसके माथे पर बिखरे रहते थे। इमामा, इमामा, अपनी ताई अम्मी की आवाज़ से होश में आई और झिझकते हुए से सलाम किया, जिसका जवाब इसने सर हिला कर दिया और मुस्कुरा कर राफिक की तरफ बढ़ गया। इमामा को अपना नज़रअंदाज होना बुरी तरह से खला था। वो इसके लिए कितना दिल लगा कर तैयार हुई थी और इसने नज़र भर के देखा भी ना था। हालांकि वो नज़रअंदाज होने के काबिल नहीं थी। सियाह फ्रॉक, सियाह चूड़ीदार पायजामे के साथ हम रंग दुपट्टे ओढ़े, सियाही चूड़ियों और खसों में अप्सरा से कम नहीं लग रही थी, पर जिसके लिए सजी सवरी थी उसे नज़र भर कर देखा तक ना था। सर, आपने इब्राहिम खान की सारी मालूमात लाने को कहा था। यह रही सारी मालूमात। जब्बार जो हादिर का खास मुलाजिम था, उसने हादिर के सामने फाइल रखते हुए कहा, बोलो, और बोलते हुए तुम्हारी ज़बान रुकनी नहीं चाहिए वरना अंजाम के खुद जिम्मेदार होगे, सर्द लहजे में कहा गया। जब्बार सुनते ही रटे रटाए तोते की तरह शुरू हुआ। इब्राहिम खान एक मामूली सी पोस्ट पर सरकारी नौकरी करता था। अब वो रिटायर हो चुका है। एक ही बेटी है। आजकल इनके माली हालात कुछ ठीक नहीं है। इसकी बेटी आजकल जॉब की तलाश में है। इब्राहिम खान को टीबी का मर्ज लाहक है। वो यहीं कराची में रहते हैं। ये है उनका एड्रेस। अब तुम जाओ। जब्बार इजाज़त मिलते ही निकल गया। पीछे से किसी आंखों में अजीब सी चमक थी, शैतानी चमक। जब से उसकी सब आंखों में देखा, समझ ही नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है। सोते जागते, उठते बैठते, बस उसी का ख्याल। पिछले 3 दिन से मैं पूरी यूनिवर्सिटी को पागलों की तरह चप्पा चप्पा छान चुका हूँ, मगर वो मोहतरमा पता नहीं कहाँ छुप कर बैठी हुई है। योशा 3 दिन से बेचैन था। आज अपनी जिगरी दोस्त से शेयर करने आया था। शाफे का कहका बेसाख्ता था। तू हंस क्यों रहा है? मैं यहाँ तुझे लतीफ़े सुना रहा हूँ, यूशा ने तब कर कहा। वाकई तू मजाक नहीं कर रहा, पर मुझे मजाक ही लग रहा है यार। आखिर महज 2 मिनट की मुलाकात में तुझे तेरे बकौल इश्क हो गया है, एक ऐसी लड़की से जिसका तुझे नाम तक पता नहीं। तो मेरे दोस्त, ये मजाक नहीं हुआ तो क्या हुआ? ये बातें सिर्फ फिल्मों की हद तक ही अच्छी लगती हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका कोई वजूद ही नहीं। शाफे पहले हंसकर कहता, आखिर में भरपूर संजीदगी से कहा, दफ़ा हो जाओ कमीने इंसान। जिस दिन तुझे ऐसी बीमारी लाहक न होगी ना, उस दिन तुझसे पूछूंगा, शाफे हैदर, ये बीमारी तुझे ही मुबारक हो। मेरे पास इस सो कॉल्ड मोहब्बत के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं। ये मोहब्बत तुम जैसे फारिग लोगों की निशानी है, समझा? अब ज़्यादा घुरो मत, चल दफ़ा हो यहाँ से, मुझे घर भी जाना है। अच्छा कोई नहीं, शायद घर वालों के सामने देखने में शर्मा रहे हो, या फिर इन्हें मुझ में दिलचस्पी नहीं है। मगर क्यों? मैं तो इतनी प्यारी हूँ कि कोई मुझ में दिलचस्पी ना ले, यह हो ही नहीं सकता। उफ़ या अल्लाह, सोच सोच कर मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। आप ही कुछ करो इमामा। इमामा, बाहर से अम्मी की पुकारने पर वो होश में आई। आ रही हूँ अम्मी। वो भागी। अम्मी शायद किचन में थी। वो किचन में जाने के लिए सीढ़ियों से उतर रही थी कि सामने से वो दुश्मनी जा अपनी तमाम तर वजाहत के साथ ऊपर को आ रहा था। इमामा के दिल ने एक बीट मिस की। अब वो इमामा के बिल्कुल करीब आ चुका था। हाय लिटिल कज़न, कैसी हो? शाफी की आवाज़ पर वो इसके शहर से मुश्किल बाहर निकली। जी बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाओ? फिट एंड फाइन। तुम काफ़ी बड़ी हो गई हो यार। जब मैं गया था बहुत छोटी सी थी, और अब माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत भी हो गई हो। शाफी इसका गाल खींचता हुआ ऊपर चला गया, और इस पीछे उसकी दीवानी लड़की खुशी से मरने के करीब हो गई थी। जब्बार, कुछ आदमियों को इब्राहिम खान के घर के बाहर निगरानी के लिए खड़ा कर दो। मुझे इसकी एक पल पल की खबर मिलनी चाहिए, और हाँ, ख़ास तौर पर उसकी बेटी की। वो कहाँ जाती है, किससे मिलती हैं, सब कुछ मुझे मालूम होना चाहिए। खानज़ादा हादिर ने अपने मखसूस सर्द आवाज़ में कहा। जी लाला, आप बेफिक्र रहें, अब ये मेरी जिम्मेदारी है। जब्बार ने मुअद्दब लहजे में सर झुकाकर कहा। उसे जाने का इशारा करके एक बार फिर वो गहरी सोच में डूब गया, जो कि बहुत अजियतनाक थी, जिसे सोचते हुए इसका सर दर्द से फटने लगा था। इसका जहन मफलूज होता जाता था, मगर फिर भी वो इस कर्ब से गुजरना चाहता था जिससे इसका कोई जान से भी अजीज़ गुजरा था। वह हमेशा अपने अंदर वो तकलीफ़ और नफ़रत रखना चाहता था जो इसे इसके बदले के करीब ले जाता था। आज उसकी नौकरी का पहला दिन था। वो अलग बात है, इसने नौकरी करने के लिए कितने पापड़ बेले थे। 2 दिन खाना न खाकर इसने अपनी ज़िद मनवा ही ली थी। फिर शायद उसकी किस्मत अच्छी थी कि इन्हीं दिनों में KHR कंपनी में एक वैकेंसी खाली थी, जिसका ऐड उसने अखबार में पढ़ा था।
ये कंपनी मुल्क की बेहतरीन कंपनियों में से एक थी। इसने सोचा क्यों ना किस्मत आजमाई जाए। इसकी किस्मत शायद वाकई अच्छी थी कि अगले दिन इंटरव्यू में उसे सिलेक्ट कर लिया गया। हालांकि उसे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि इसे कोई चांसेस है, क्योंकि जब वो इंटरव्यू के लिए वहां पहुंची तो तब उसे लगा था पूरा पाकिस्तान ही इसी कंपनी में जमा है, मगर तकदीर का लिखा कौन बदल सकता है। और आज वो KHR कंपनी के बाहर खड़ी थी। हाय अल्लाह, ये ऑफिस बाहर से इतना प्यारा है तो अंदर से कैसा होगा। वो अपने सामने इतनी ऊंची बिल्डिंग को देखकर बोली, जिसके ऊपर बड़ा बड़ा KHR कंपनी लिखा हुआ था। वो अपना कॉन्फिडेंस करती अंदर दाखिल हुई और सीधा चलती हुई रिसेप्शन पर पहुंची, जहाँ एक खूबसूरत सी मॉडर्न लड़की ने उसको खुश इखलाकी से सलाम किया और इसने उसकी वजह दरियाफ्त की। जी मैं वो वानिया खान हूँ, कल ही मैं इंटरव्यू के लिए आई थी और ये है मेरा अपॉइंटमेंट लेटर। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने लेटर लेकर पढ़ा और फिर फ़ोन करके मैनेजर को इसके आने की इत्तला दी। कॉल बंद करके उसने मैनेजर के कैबिन का रास्ता बताया। वानिया उसका शुक्रिया अदा करती दूसरे फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट की जानी पड़ गई। उसकी गाड़ी पोर्च में रुकी तो अंधेरी रात में एक बार अरताश पैदा हुआ और फिर से वही अंधेरा छा गया। वह आहिस्ता चलता हुआ दाखिली दरवाजे से अंदर की तरफ बढ़ा। ये तो शुक्र था कि सब सो रहे थे, वरना इतनी रात गए वापस लौटने पर अच्छी खासी क्लास लग जाती। वह अंधेरे में चलता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक से कोई नाजुक सा वजूद इसे जोरदार तरीके से आकर टकराया। इसे तो कोई खास फर्क न पड़ा, मगर मुकाबिल की जोरदार चीख निकल गई। चोर! वो डर के मारे इतना ही बोली थी कि शाफे ने इसके मुंह पर हाथ रखकर बाकी के अल्फाज हलक में ही दबा दिए और आहिस्ता से उसे पीछे पिलर से लगा दिया। आवाज़ ना आए। शाफे की आवाज़ सुनकर इसकी फैली हुई आंखें और फैल गई। हाथ हटा रहा हूँ, चीखना मत। इसके हाथ हटाने की देर थी वो शुरू हो गई। आप इस वक्त यहाँ और चोरों की तरह क्यों आ रहे हैं? कहाँ थे? आपको पता भी है इतना लेट हो गया है। शाफे का तो दिमाग ही घूम गया इसके इतने सवालों से। मेरा अपना घर है, मैं जब चाहे आऊँगा, तुम्हें इसके कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और हाँ, मैं इतनी रात तक कहाँ था ये बात मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता। आइंदा अपनी हद में रहना, समझी? वह सर्द आवाज़ में कहता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। पीछे इमामा इसके लफ्ज़ों और लहजे पर गौर करती रह गई। 2 आंसू चुपके से इसकी आंखों से टूट कर गिरे। आज वो 1 हफ्ते बाद यूनिवर्सिटी आई थी। उस दिन यूनिवर्सिटी में उसका पहला दिन था। वो बहुत डरी हुई थी। वैसे भी वो किसी के साथ घुलती मिलती नहीं थी। वो बचपन से ही एक कमरे की हद तक रहती थी। वो तो आगे प्राइवेट पढ़ना चाहती थी, मगर इसके लाला ने ज़बरदस्ती इसका यूनिवर्सिटी में दाखिला करवाया था। इतने दिन यूनिवर्सिटी ना आने की वजह से इसके जो लेक्चर मिस हो गए थे, अब प्रोफेसर आदिल खान ने उसे किसी स्टूडेंट से नोट्स ले कर दिए थे कि कॉपी कर लो। वो प्रिंटिंग रूम की तरफ बढ़ी, ना चाहते हुए भी, क्योंकि इस लड़की को इसके नोटिस आज ही वापस करने थे, वरना घर में वो किसी की से कॉपी करवा लेती। मगर जो करना था अब उसे ही करना था। वहाँ पहुंचकर हकीकत में वो परेशान हो गई। स्टूडेंट्स का इतना रश देखकर आगे धक्कम पील शुरू हो गई थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ होने वाली थी। इसे इंतज़ार करते हुए 1 घंटा हो चुका था, मगर रश वैसे का वैसा ही था। आखिरकार वो थक हार कर रोने बैठ गई। उसे यहाँ पर उसे यहाँ पर काम करते हुए 1 माह हो गया था। ऑफिस में सबसे ही अच्छी सलाम दुआ हो गई थी। इस 1 माह में उसके बॉस से सामना नहीं हुआ था। उसे पता चला कि पाकिस्तान से बाहर है किसी काम के सिलसिले में। उसने बाकी सबसे सुना था कि वो बहुत सख्त है, किसी की कोई गलती बर्दाश्त नहीं करते, खड़े खड़े नौकरी से निकाल देते हैं। इसे अब शदीद किस्म की घबराहट थी, क्योंकि आज इनके बॉस की वापसी थी। उफ, ये साहिल का बच्चा अभी तक नहीं आया। लगता है खुद जाकर देखना पड़ेगा, वरना आज तो शाम को घर पहुंचूंगा। अभी वो अपनी सारी क्लासेस लेकर निकला ही था कि जल्दी जल्दी घर पहुंच जाए। साहिल की और इसकी दोस्ती यूनिवर्सिटी में हुई थी। साहिल गरीब घराने से था, जिसकी वजह से योशा ही इसे पिक एंड ड्रॉप कर दिया करता था। वो आखिरी क्लास शुरू होने से पहले अपने फिजिक्स के नोट्स कॉपी करवाने गया था, मगर अब तक ना लौटा था। योशा इसे ढूंढता हुआ प्रिंटिंग रूम की तरफ आया और नज़रें साहिल को ढूंढने के लिए चारों तरफ दौड़ाई, मगर एक जगह आखिर इसकी नज़रें थम सी गई। दिल एकदम ज़ोर से धड़का, क्योंकि वो वही थी जिसने इसकी रातों की नींद और दिन का चैन लूट लिया था। यूनिवर्सिटी में कहाँ कहाँ ना ढूंढा था उसे। इसे देखकर इसका दिल खुश हुआ ही था कि इसे रोते देखकर इसके मुस्कुराते लब एकदम सुकड़े। वो बेखुदी में इसकी तरफ बढ़ा। वो अपनी बेबसी पर रो रही थी कि उसके चेहरे के आगे किसी ने अपना रुमाल बढ़ाया। उसने चौंक कर आने वाले को देखा। सामने इस दिन वाला लड़का रुमाल थाम के खड़ा था। इधर इसकी भीगी सब्ज आंखों को देखकर
योशा को लगा कि अगर थोड़ी देर वो और इसकी आंखों में देखता रहा तो वो कभी इसके शहर से नहीं निकल पाएगा। इसने बहुत मुश्किल से अपनी आंखों का जाविया बदला, क्योंकि इसे देखकर मुकाबिल की आंखों में खौफ वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता था। ये रुमाल लेकर अपने आंसू पोंछ लें। इसे खुद से डरते देखकर योशा ने नरम लहजे में कहा, मगर उसने फिर भी हाथ आगे न बढ़ाया। देख ले, सब स्टूडेंट्स आपकी तरफ मतवज्जा हो रहे हैं। ये सुनते ही उसने नज़र उठाकर आसपास देखा। वाकई कुछ स्टूडेंट्स उसकी तरफ मतवज्जा थे। उसने आहिस्ता से हाथ बढ़ाकर रुमाल थामकर अपने आंसू पोंछे और खड़े होकर इसका रुमाल वापस किया, बिना उसकी तरफ देखे। इसके अंदाज में डर, खौफ, घबराहट क्या कुछ नहीं था। योशा ने रुमाल लेकर अपनी शर्ट के एंड दिल के मुकाम पर बने पॉकेट में संभाल कर रख दिया, जैसे कोई बहुत ही कीमती अशिया हो। अब आप ये बताएं कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? इसके नरम लहजे पर वो डर से कपकपाती हुई आवाज़ में बोली, वो नोट्स का प्रिंट करने आई हूँ। तो इसमें रोने वाली क्या बात है? वो रोते हुए इतनी प्यारी लग रही थी कि उसका दिल किया वो इसे सारी ज़िंदगी खुशी से सुनता ही रहे। रश की वजह से मैं कर ही नहीं पाई। मैं कब से खड़ी हूँ, अब तो छुट्टी भी हो गई है, वो सूसू करते हुए बोली। इसका एक बार फिर अपनी बेबसी पर दिल किया कि खूब रोए। नहीं नहीं, रोना नहीं। अब आपने इसे रोने की तैयारी पकड़ते हुए देखकर वो फ़ौरन ही उसे टोक गया। और ये नोट्स मुझे दे दीजिए, मैं कॉपी करवा कर लाता हूँ। तब तक आप इस बेंच पर बैठकर मेरा इंतज़ार करें, ठीक है? उसके आहिस्ता से उसे सर हिलाने पर उसे देखता हुआ प्रिंटिंग रूम की तरफ भागा। जब से शाफे आया था तब से ही वो इसके आगे पीछे फिर रही थी। इसके लिए मज़े मज़े के खाने बनाती। जिस वक्त वो घर आता वो भागकर उसके लिए पानी लाती। इसकी हर चीज़ का वो ख्याल रखती थी। उसके कमरे की सफाई से लेकर उसके कपड़े इस्त्री करने तक वो शाफे के बिन कहे सब करती थी। अभी भी वो इसके लिए निहारी बना रही थी जब वो इजलत में किचन में दाखिल हुआ। इमामा यार, वो मेरी ब्लू शर्ट कहाँ रखी है तुमने? मम्मा ने कहा है वो तुमने ही कहीं रखी हुई है, मुझे तो कहीं नहीं मिली। अब आखिर ढूंढ के दो। इसकी आवाज़ पर वो जो पलटी, जो बालों में हाथ फेर कर झुंझला कर कह रहा था, वो मैंने अलमारी के ऊपर वाले खाने में रखी थी। वैसे जवाब देती हुई निहारी में चम्मच चलाने लगी। अच्छा यार, जो भी है, अब आकर ढूंढ कर दो, वो कहते हुए पलटा और कमरे में चला गया। वो गहरा सांस लेती, दुपट्टा सही से करती ऊपर उसके कमरे की तरफ बढ़ी। कमरे में पहुंचकर वो सीधी अलमारी की तरफ बढ़ी और इसकी मतलूबा शर्ट निकाल कर उसे थमाई। ये ले, यही सामने तो रखी थी, ना जाने आपको क्यों नहीं मिली। शाफे ने हाथ बढ़ाकर शर्ट थाम ली। पता नहीं यार, वो जाने के लिए पलटी थी कि शाफे ने उसका हाथ थाम लिया। इमामा के दिल की धड़कन रुक सी गई थी। इसके कदम पर वो अपने आप को संभालती हुई मुड़ी। वो रोड पर खड़ी किसी की टैक्सी का इंतजार कर रही थी। झुंझला कर बार बार सफ़ेद कलाई पर बंधी घड़ी पर वक्त देखती वो काफ़ी परेशान दिख रही थी। या अल्लाह कोई टैक्सी भेज दे, एक तो पहले से ही लेट हूँ, ऊपर से आज बॉस ने भी आना है। उफ अल्लाह जी, अब मैं कहाँ जाऊँ? कल सारी रात बारिश होती रही थी। इसे बारिश में कड़कती बिजली से बहुत डर लगता था, जिसकी वजह से कल सारी रात सो ना सकी। फजर के वक्त जब बारिश कहीं थमी तब जाकर वो सो पाई थी, जिसके लिए वो सुबह उठ ना सकी। अब नतीजन वो ऑफिस से लेट हो गई थी। वो अपने ख्यालों में खड़ी थी कि एक तेज़ रफ्तार गाड़ी उसके पास से सड़क पर गुजरी। पानी के साथ कीचड़ के बहुत से कतरे इसके कपड़ों को दागदार कर गए। या इलाही, ये क्या किया? मेरे कपड़े! वह हैरत से चिल्लाती अपने चेहरे से कीचड़ साफ करती ही सदमे से चूर लहजे में बोली और मुड़कर सामने उस कार को देखा जो अब रुक चुकी थी। वो गुस्से से खोलती हुई सीहा लैंड क्रूज की तरफ बढ़ी और फ्रंट डोर का शीशा जोर से बजाया। ओ हेलो, बाहर निकलो तुम। बड़े लोग हो, अपने आप को समझते क्या हो? खुदा हो या ये सड़क तुम्हारे बाप दादा की जागीर है? वो शीशे के नीचे होते ही नॉन स्टॉप बोलना शुरू हुई तो बोलती ही चली गई। गाड़ी से 2 गार्ड्स भागते हुए बाहर आए जो असलहे से लेस थे। ए लड़की, क्या तमाशा लगाया हुआ है? दफ़ा हो यहाँ से, वरना क्या? वरना हाँ बोलो, क्या करोगे? डराओगे, धमकाओगे या मारोगे? यहीं फेंक दोगे? और तुम लोग कर ही क्या सकते हो जुल्म के अलावा? लेकिन याद रखो, खुदा की लाठी बे आवाज़ें जब पड़ती है ना, अच्छों की अकल ठिकाने पर आ जाती है। वो गार्ड की बात बीच में ही काटती बोलती ही चली गई। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे उसे कोई बड़ी गहरी नज़रों से उसकी तरफ देख रहा है। उसे जैसे ही पलट कर देखा, धक से रह गई। 2 ग्रे कलर की आंखें सर तासिरा चेहरे पर सजाकर उसे ही देख रही थी। ब्लैक 3 पीस सूट में वो अपनी तमाम तर वजाहत के साथ उसकी तरफ मतवजा था। उस शख्स की शख्सियत में ऐसा तो था कि वो कई लम्हे गंग रह गई। जब्बार, ये लो पैसे और जल्दी ही इस मामले को रफा दफा करो। मेरे पास इतना वक्त नहीं है हर अहरे गहरे को मुंह लगाता फिरूं।
सर्द और संजीदा आवाज़ में कहते इसने इसे इसकी औकात दिखाते चश्मा अपनी आंखों पर लगाते गाड़ी के शीशे ऊपर कर दिए। उस शख्स की आवाज़ पर वो होश में आई। मैडम माजरत, ये सब जो भी हुआ गलती से हुआ, प्लीज़ आप बात को आगे ना बढ़ाएं। जब्बार आहिस्ता आवाज़ में वानिया से माजरत करता हुआ गाड़ी में बैठा और गाड़ी जन से आगे बढ़ा ली। काश लोगों के जितने चेहरे खूबसूरत है, दिल भी उतने खूबसूरत होते। पीछे वो लंबा सांस भर कर रह गई। वो जैसे ही मुड़ी अपना हाथ शाफी के हाथ में देख कर थम सी गई और वो बेसाख्ता फैली हुई आंखों से शाफी की तरफ देखा। वो उसका हाथ पकड़कर पीछे पड़े सोफे पर जाकर उसे भी अपने साथ बिठाया। वो किसी कठपुतली की तरह चलती गई। इसके हाथ दोनों हाथों में थाम कर शाफी ने इमामा की आंखों में देखा और बात शुरू की। इमामा, गंभीर आवाज़ में अपना नाम इसके मुंह से सुनकर वो तो जैसे साकित रह गई। सॉरी यार, उस रात मैंने तुमसे बदतमीज़ी कर गया। एक्चुअली मामा, उस दिन मैं बहुत थका हुआ आया था और दूसरा बाहर अकेला रहने की वजह से कभी मैंने किसी को अपने आने जाने का हिसाब नहीं दिया। इसीलिए जब तुमने मुझसे पूछा ना तो मुझे गुस्सा आ गया था और अब यकीन मानो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इसीलिए शर्ट का बहाना बनाया ताकि तुमसे एक्सक्यूज़ कर सकूं। इमामा बस चुपचाप सुनती रही और यकटक अपने हाथ को इसके हाथों में देखती रही और दिल से दुआ कि यह हाथ हमेशा शाफी के हाथों में रहे। कोई बात नहीं ईशा, आपको एक्सक्यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। शुक्रिया यार, मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। वो नोट्स कॉपी करवा कर सीधा इसके पास आया। वो अभी तक किसी बेंच पर सर झुकाकर बैठी हुई थी। ये ले, हो गए कॉपी आपके नोट्स। आप फजूल में ही इतनी टेंशन ले रही थी। उसने खड़े होकर इसके हाथ से नोट्स लिए और धीरे से शुक्रिया कहती हुई जाने लगी। रुकिए प्लीज़। वो जाते जाते पलटी और सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। अगर आपको कभी कोई काम हो तो मुझे बताइएगा। उसके देखने पर वो कहता हुआ वो इसकी तरफ बढ़ा। मेरा नाम योशा यूसुफ ज़ई है और आपका क्या नाम है? मल्हान। वो सर झुकाकर कहती हुई वहाँ से भागी। हाय, मैं कुर्बान जाऊँ, अपनी तरह नाम भी कितना प्यारा है, योशा यूसुफ ज़ई। तो तू गया काम से। जहाँ से वो गुजरी थी वो इसे रास्ते को देखता हुआ बड़बड़ाया। जैसे ही वो ऑफिस पहुंची उसे वहां जाकर पता चला कि बॉस अब सबको अपने कैबिन में बुला रहे हैं अपनी अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ, और जिसकी काम में ज़रा भी प्रोग्रेस कम हुआ इसे चलता कर रहे हैं। वो काफ़ी परेशान हो गई। अगर बॉस को मेरा काम पसंद ना आया तो इसके आगे वो सोचना भी नहीं चाहती थी। मैनेजर की आवाज़ पर वो इनकी तरफ मुतवज्जा हुई। मिस वानिया, आपको बॉस बुला रहे हैं। वो दरूद पाक पढ़ती हुई बॉस के कैबिन तक पहुंची। गहरा सांस लेकर आहिस्ता से डोर नॉक किया। कमिन की आवाज़ पर वो धीरे से अंदर आई। इतना शानदार कैबिन देखकर इसकी आंखें चुंधिया गई। बॉस की चेयर की पुश पर वानिया की तरफ थी। बॉस को अपनी तरफ मतवजा करने के लिए उसने कहा, गुड मॉर्निंग सर, माई सेल्फ वानिया इब्राहिम। लेकिन फिर भी कोई हलचल ना हुई। आधे घंटे तक ना चेयर पलटी ना कोई आवाज़ आई। अब वो खड़े खड़े थक चुकी थी मगर जा भी नहीं सकती थी। वो दिल ही दिल में अपने बॉस को हज़ारों गालियों से नवाज चुकी थी। अचानक ही चेयर पलटी और जैसे ही वानिया की नज़र बॉस पर पड़ी उसका दिल उछलकर हलक में आ गया और आंखें पूरी की पूरी खुल गई। सामने तो वो वही था, सुबह वाला, वही ग्रे सर्द आंखें जो उसका एक्सरे कर रही थी। वानिया, लगता है आज तेरा आखिरी दिन है, नौकरी का भी और ज़िंदगी का भी। या अल्लाह मदद, मुझे इस सब आंखों वाले जिन से बचा दो। वो दिल ही दिल में कहती अपने होंठ काट रही थी। गेट लॉस्ट। आखिर उसने कहा भी तो क्या? वानिया को शायद इसने गलत सुना। इसने हैरानी से सर उठाकर उसकी तरफ देखा। आई सेड गेट लॉस्ट। एक बार फिर उसे इंतहाई गुस्से से वही लफ्ज़ सुनाई दिए। आखिरकार वो होश में आते ही वहाँ से भागती चली गई। मम्मा प्लीज़ मुझे जाने दें, मैंने अपनी दोस्त से वादा किया है, मैं उसकी बहन की शादी में ज़रूर आऊँगी। अब मैं अपना वादा कैसे तोड़ूँ? इमामा ने लाचारी से कहा। तो तुम्हें किसने कहा था कि वो वादा करो अपनी दोस्त से? मुझसे पूछा तो तुमने? मम्मा ने आंखें दिखाते हुए कहा। उफ मम्मा, अब तो कर चुकी हूँ ना, जाने देना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मान जाए ना। इमामा अब मिन्नतों पर उतरी तो मम्मा को भी मानना ही पड़ा। अच्छा ठीक है, जाओ, मगर सिर्फ मेहंदी और बारात पर, बाकी फजूल फंक्शन पर जाने की ज़रूरत नहीं। मम्मा ने तनबिया किया। क्या हुआ वानिया बच्चे? वो घर पहुंची तो रोने के सबब उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। बाबा ने उसे देखकर कहा, कुछ नहीं हुआ बाबा जान, बस सर में दर्द है थोड़ा सा। वो बहाना बनाकर फौरन कमरे में भागी। कुछ देर बाद अम्मी उसके लिए सर दर्द की मेडिसिन लाई। वानिया, क्या हुआ मेरी जान? तुम्हारे अब्बू बता रहे थे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है।
तुम्हारी तबीयत खराब है। अम्मी के पूछने पर वो उठकर बैठ गई। अम्मी, उसकी शक्ल देखकर दहल गई। अम्मी, मैं ठीक हूँ। वानिया, सच सच बताओ क्या बात है, मेरा दिल बैठा जा रहा है। अम्मी, आपसे कहा तो है कि सर में दर्द है, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगी भला। इसने इन्हें इत्मीनान मुतमईन करना चाहा। बेटे, लेकिन तुम्हारे चेहरे से नहीं लग रहा, सिर्फ सर में ही दर्द है, बात कुछ और है। उफ अम्मी, आप भी ना खामखा परेशान हो रही हैं। कोई बात होगी तो मैं सबसे पहले मैं आप ही को बताऊंगी ना। गौहर बेगम को मुतमईन ना हो सकी मगर चुप ज़रूर हो गई। अम्मी, मैं तैयार हूँ, ड्राइवर को बोले जल्दी करे। वो इजलत में उतरती बोलती हुई नीचे पहुंची जहाँ सब रात का खाना खा रहे थे। उसे देखकर शाफी के हाथ खाते हुए एक पल को रुके, मगर बिना किसी को जाहिर होने दिए वो दोबारा खाने में मगन हो गया। माशाअल्लाह, मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। ताई अम्मी ने उसे देखते ही प्यार से कहा। शुक्रिया ताई अम्मी। वो शुक्रिया अदा करती चोर नज़रों से शाफी की तरफ देखा, जो अपने खाने में ऐसे मगन था जैसे पहली दफ़ा खा रहा हो। इसके दिल में ठीस सी उठी, लेकिन वो खुद को संभालती हुई अपनी अम्मी की तरफ पलटी। अम्मी, मैं जाऊँ? फिर अपने ड्राइवर को बोल दिया है। इसने अम्मी को देखकर पूछा। नहीं बेटा, आप ड्राइवर के साथ नहीं, शाफी के साथ जा रही हैं। इमामा ने मुड़कर ताया अब्बू को देखा और एक नज़र उस सितमगर पर भी डाली, जो हाथ नैपकिन से पोंछता उसे चलने का इशारा करता हुआ आगे बढ़ गया। वो सबको खुदा हाफिज बोलती बाहर को भागी, जहाँ वो कार स्टार्ट कर चुका था। इमामा जाके इसके पहलू में बैठ गई। अपने डोलते दिल को संभाल कर वो नज़र उठाकर उसे देखा, जो उसके वजूद से लापरवाह बना गाड़ी गेट से बाहर निकाल रहा था। सारा रास्ता खामोशी से कटा, वो इसे गेट पर छोड़ता हुआ आगे बढ़ गया। अगले दिन वो सुबह सवेरे यूनिवर्सिटी पहुंचकर गेट के अंदर सामने बैठ गया, इस तरीके से कि हर आता जाता उसे दिखाई दे। काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद आखिर वो इसे यूनी की गेट से अंदर दाखिल होती दिखाई दी। सफ़ेद चादर ओढ़े, मुंह पर मास्क लगाए, वो डरती झिझकती नज़रें नीचे किए आती इसके दिल की दुनिया में हलचल मचा रही थी। वो इस गेटअप में इसे पहचान न पाता, अगर जो कल उसे ना देख चुका होता। योशा आराम से चलता हुआ इसके करीब आया। वो जो अपने ध्यान में चली आ रही थी, किसी के सलाम करने पर चौंक कर आने वाले को देखा। अपने सामने कल वाले लड़के को देखकर वो परेशान हो गई। बिना सलाम का जवाब दिए वो आगे चल पड़ी। सलाम का जवाब हर मुसलमान पर फ़र्ज़ होता है। वो साथ साथ चलते हुए बोला। वो थोड़ा सा रुकी और धीरे से सलाम का जवाब देती फिर से चलने लगी। वो जल्दी जल्दी अपनी क्लास में जाना चाहती थी ताकि वो इससे छुप सके। कैसी हैं आप? अकब से फिर आवाज़ आई तो नाचार उसे रुकना ही पड़ा। मैं ठीक हूँ, उसने आहिस्ता से कहा और अपने हाथ में मलने लगी। योशा जानता था वो इसे डर रही है, मगर वो इसका डर निकालना चाहता था। अपने दिल के हाथों मजबूर होकर वो इसे एकटक देख ही रहा था जब इसकी मनमनाती आवाज़ सुनाई दी। वो चौंक कर फौरन सीधा हुआ। मेरी क्लास का टाइम हो रहा है। वो थोड़ी देर तक इंतज़ार करती रही कि वो इसे जाने का बोलेगा, मगर वो तो आंखें फाड़े उसे तके जा रहा था। नाचार वो बोलना ही पड़ा। जब टाइम का अंदाज़ा हुआ तो वो इसे कहते हुए वहाँ से तेज़ तेज़ कदम उठाती वहाँ से भागी। 2 दिन हो चुके थे इस वाक़े को, तब से ही घर में बंद थी, ऑफिस में दोबारा नहीं गई। आज सुबह वो उठी तो अम्मी ने कहा अब्बू की दवाइयाँ ख़त्म हैं। वो नाश्ता करके सीधा क्लिनिक गई, वहाँ से दवाइयाँ लेकर उसे कुछ घर की चीज़ लेनी थी। अब वो बाज़ार में पिछले 2 घंटे से ख्वार हो रही थी। उफ़ अल्लाह, आज तो लगता है सूरज भी मेरे साथ साथ मेरे सर पे चल रहा है। एक तो महंगाई इतनी है कि बंदा करे तो करे क्या, गरीब भूख से मर जाए, हुकूमत का क्या, वो तो बस अपने पेट में भरने में लगी हुई है। वो गुस्से और कौफत से बड़बड़ाती हुई चल रही थी जब किसी ने ज़ोर से उसका कंधा लगा। अंधे हो, नज़र नहीं आता? वो गुस्से से पलटी तो कुछ पल इसकी ज़बान तालों से चिपक गई। माइंड योर लैंग्वेज, वह इंतहाई सर्द लहजे में बोला। वानिया का दिमाग भग से उड़ा उस शख्स को वापस अपने सामने देखकर। एक तो उस दिन वाली इंसल्ट और ऊपर से उसका एटीट्यूड। वो बोली तो फिर बोलती ही चली गई। आप समझते क्या हैं अपने आप को? हर चीज़ आपकी जागीर नहीं, जहाँ आप चाहे मर्जी करें। वो आपका ऑफिस था, ये सड़क आपके बाप की नहीं और ना ही मैं आपकी गुलाम हूँ, समझे आप? सही कहा है, ये सड़क भले मेरे बाप की ना हो पर तुम मेरी गुलाम ज़रूर हो। वो तमस्कुर के धीमी सी शैतानी मुस्कुराहट समेत बोला। क्या मतलब? मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा, तो आप इस वजह से कह रहे हैं कि मैं आपके ऑफिस में वर्कर हूँ? तो सुने, मैं ये नौकरी आपके मुंह पर मारती हूँ। मुझे नहीं चाहिए ऐसी नौकरी जहाँ आप जैसे बेहिस लोग हो। मैं कल ही अपनी रिजाइनेशन लेटर आपको दे दूँगी। वो बिना किसी खौफ के बोली। लगता है तुमने कॉन्ट्रैक्ट पेपर सही से पढ़े नहीं थे। कौन से कॉन्ट्रैक्ट पेपर? वह हैरान हुई। वही जो तुमने काम के पहले दिन साइन किए थे। वानिया को याद आया, उसने पहले ही दिन किसी पेपर पर साइन किए थे। क्या था उन पेपर में?
वो परेशानी से गोया हुई। वो कल तुम जब ऑफिस आओगी तब तुम्हें पता चलेगा। वो आंखों पर चश्मा चढ़ाता हुआ आगे बढ़ गया। पीछे वो नहीं नहीं करती रह गई। ये क्या कह रहा था वो? क्या था इन पेपर्स में आखिर? या अल्लाह, मैं कहाँ पर फंस गई? वो ऊपर देखती हुई बड़बड़ाई। चारों तरफ गहमा गहमी का माहौल था। रंग बिरंगे उड़ते आंचल, लड़कियों के शौकी से हंसने और म्यूजिक के साउंड ने महफिल में चार चांद लगा दिए थे। इन सब के बीच वो एक थी जो एक कोने में चुपचाप बैठी इतराफ का जायजा ले रही थी। पहले पहल तो वह बहुत फंक्शन एंजॉय कर रही थी, मगर फिर इसे किसी की नज़रों का तांस अपनी तरफ महसूस हुआ। वो किसी की नज़रों से परेशान होकर एक कोने में जाकर बैठी और इतराफ का जायज़ा लेने लगी कि इसे कौन देख रहा है, मगर इसे कोई भी ऐसा नज़र ना आया जो उसकी तरफ देख रहा हो। सब अपनी मस्ती में मशगूल थे। वो इसी बारे में सोच रही थी कि उसे अपने सामने किसी के बैठने का गुमान हुआ। वो चौंक कर पलटी तो देखा कोई लड़का इसके साथ आकर बैठा। इसके देखने के अंदाज से इमामा को ऐसा लगा कि वो जिसकी नज़रों से परेशान हो रही थी शायद ये वही लड़का है। वो जल्दी से उठने लगी तो इसकी आवाज़ पर चौंक कर रुकी। कहाँ जा रही है आप? मैं आपसे ही बात करने आया हूँ, प्लीज़ 2 मिनट मेरी बात सुन लें। इमामा ने उसे गौर से देखा। वो शक्ल और लहजे से किसी मज़हब घरानी का लग रहा था, मगर इसकी नज़रें अभी वो यही सोच रही थी कि उसे फिर से उसकी आवाज़ सुनाई दी। मेरा नाम ज़ावियार है और यहाँ मैं अपनी कज़न की शादी पर आया हूँ। मैं ना तो नज़रबाज हूँ और ना ही दिल फेंक, मगर आपको देखा तो मैं ये दोनों चीज़ें अपनी कंट्रोल नहीं कर पाया। ना तो दिल को बचा सका और ना ही नज़रों को। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ, मुझसे ये घुमा फिरा कर बातें नहीं होती। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, आप मुझे पहली नज़र में अच्छी लगी हैं और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। वो इसके सामने खड़ा होता हुआ बोला। इमामा की हालत तो काटो तो बदन में लहू ना होने के मसादिक थी। वो गंग सी उसे देख रही थी। इसके कान साए साए करने लगे। इसे जब बात समझ आई तब तक वो जा चुका था। वो फौरन से भागती हुई बाहर पहुंची। सब छोड़ छाड़ कर गेट के बाहर आकर देखा तो सामने ही शाफी कार से टेक लगाकर इसके इंतजार में खड़ा था। इमामा भाग कर इस तक पहुंची तो वह भी उसे देख कर सीधा हुआ और उसे बैठने का इशारा करके ड्राइविंग सीट संभाली। वो जैसे ही बैठी इसने गाड़ी जन से आगे बढ़ा दी। आज पहली दफ़ा ऐसा हो रहा था कि शाफी के होते हुए भी इमामा को इसका होश तक ना था। इसके जहन में बार बार उसी लड़के के अल्फाज गूंज रहे थे। वो मफलूज होते जहन के साथ सीट से सर टिका कर आंखें मूंद गई। क्या हुआ, तुम ठीक हो? ड्राइविंग करते हुए इसने एक नज़र उसे देख कर कहा, जो बहुत बुझी बुझी सी लग रही थी। जी जी, मुझसे कुछ कहा आपने? आंखें खोलते हुए चौंक कर कहा। मैंने पूछा ठीक हो तुम, क्या हुआ है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो खुद को कंपोज करते हुए बोली। शाफी ने गहरी नज़र इस पर डाली, जैसे जानना चाह रहा हो कि जो इसने बोला है वो सच है या। अच्छा लग तो नहीं रहा कि तुम कहीं से ठीक हो। फिजिकली इधर हो लेकिन मेंटली कहीं और पहुंची हुई हो। इसका अंदाज कुछ तफ्तीशी सा था। इमामा ने ताज्जुब से उसे देखा। वो इसकी ज़ात में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा था? यकायक इसके जहन में एक खुशगवार सी सोच दौड़ गई। नहीं, वो असल में शामिर, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, वरना इतना ज़्यादा शोर शराबा था ना, इस वजह से। वो अपने जहन से तमाम तर मनफी सोच निकालती अपने दुश्मनी जहाँ की तरफ मतवजा हुई। क्लास ओवर होते ही वो इसके डिपार्टमेंट की तरफ भागा। इसे ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ा। वो सामने ही घास पर सर झुकाए बैठी थी। वो सीधा इसकी तरफ बढ़ा। पास जाने पर पता चला कि वो रो रही है। वो तड़प कर इसके सामने घुटनों के बल बैठा। क्या वो आप रो क्यों रही हैं? किसी ने आपसे कुछ कहा है तो मुझे बताएं, मैं उस इंसान की हड्डी तोड़ कर आता हूँ। वह शदीद जुनूनी अंदाज में उसे देखता हुआ बोला। मल्हान ने उसे देखकर और ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। देखिए प्लीज़ बस कर जाए, वरना मैं भी रोने लग जाऊँगा। योशा के इस अंदाज पर वो रोना भूलकर हैरत से उसे देखने लगी। मल्हान के ऐसे देखने पर वो थोड़ा कंफ्यूज हुआ। क्या वो आप ऐसे क्यों देख रही है? मेरी वजह से आप क्यों रोएंगे? वो अटकते हुए बोली। आप मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, इसीलिए। योशा की बात पर इसका हल्का सा मुँह खुला। मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड हूँ? मल्हान ने हैरत से पूछा। ये जाने बगैर इसका दीवाना इसके अंदाज और भी घायल हो रहा है। जी, लेकिन एक मसला है। इसके रुकने पर मल्हान ने सवालिया नज़रों से देखा। मसला यह है कि मैं तो आपका बेस्ट फ्रेंड मानता हूँ आपको, लेकिन क्या आप मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हैं? नहीं, मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती और लड़कियों से भी नहीं करती। मुझे दोस्त बनाना नहीं पसंद। अपने हाथों को आपस में मलते हुए वो कंफ्यूज होते हुए बोली, क्योंकि योशा मुसलसल यकटक उसे देख रहा था।
उसकी बात सुनते ही वो आरामदा अंदाज में घास पर उसके सामने बैठ गया। उसके बैठते ही वो थोड़ा पीछे की जानिब खिसकी और अपनी चादर को और अपने मुंह की तरफ खींचा, जिससे इसके होठ और आधा मुंह का हिस्सा योशा से छुप गया। इसके इस हिफाजती इकदाम पर योशा के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम फैला। गला खनखार कर वो दोबारा इसकी तरफ मतवज्जा हुआ। अच्छा, तो आप क्या कह रही थी कि आप दोस्त नहीं बनाती? इसके सवालिया अंदाज पर मलाह ने जोर शोर से हाँ में गर्दन हिलाई। लेकिन क्यों, कोई तो वजह होगी ना? इसके सवाल पर वो साकित हुई और इसके जहन में माजी की एक भयानक याद लहराई। यकायक इसे महसूस हुआ सब इसे देखकर हंस रहे हैं। इस पर यूनिवर्सिटी की हवा तंग पड़ने लगी। इसकी आंखों में वही दिल दहलाने वाला मंजर चलने लगा। इसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और फिर इसे कुछ याद न रहा। वो होश हवास खो बैठी थी। मैम, आप यहाँ बैठकर वेट करें, सर अभी बिजी है, जब वो फ्री होंगे तो मैं आपको बुलाऊंगी, सेक्रेटरी ने बहुत ही मुअद्दब अंदाज में कहा। वो इधर उधर देखती हुई आराम से सोफे पर बैठ गई। कल रात वो टेंशन की वजह से सो ना पाई थी, जिसकी वजह से इसके सर में बहुत शदीद दर्द था। वो एक हाथ से सर को हल्का दबाती हुई इंतजार करने लगी। उसे शदीद घबराहट हो रही थी कि आखिर इन पेपर्स में क्या था। उसे इंतजार करते करते 2 घंटे बीत चुके थे, मगर अंदर से अभी तक कोई बुलावा नहीं आया था। बुलाकर शायद उसको वानिया पर रहम आ ही गया था। सेक्रेटरी के बुलाने पर वो गहरा सांस लेकर आहिस्ता से अंदर की तरफ बढ़ी। कैबिन के दरवाजे पर पहुंचकर अल्लाह का नाम दिल में लेते दरवाजे को खटखटाया। 5 मिनट बाद अंदर से कम इन की आवाज़ सुनाई देने पर वो अंदर की तरफ बढ़ी। इसको देखते ही वानिया के दिल में नफरत की शदीद लहर दौड़ गई। वो पहले ही मतवज्जा था उसकी तरफ। ब्लैक 4 पीस सूट पर इसकी ग्रे सर्द आंखें वानिया की तरफ टिकी हुई थी। इसकी आंखों में ऐसा कोई तासिर था कि वानिया की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी भर गई। वो गला साफ करती हुई आगे की तरफ बढ़ी। स्टॉप इट, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। इसकी आवाज़ से भरपूर आवाज़ जैसे ही इसके कानों में टकराई, वो उछल कर साकित हुई। इतनी इंसल्ट के बाद वो यहाँ पर 1 मिनट भी और नहीं रुकना चाहती थी। मगर आपके साथ मसला क्या है? आप क्या चाहते हैं मुझसे? बार बार यूँ मेरी इंसल्ट क्यों कर रहे हैं आप? मुझसे क्या दुश्मनी है आपकी? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? वो गुस्से की शिद्दत से चिल्ला उठी। शट अप, जस्ट शट अप। वो भी इसे दुगनी आवाज़ में चिल्लाया और चलता हुआ इसके सामने आकर ठहर गया। मुझे तुमसे क्या दुश्मनी है, ये तो तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता पता ही चल जाएगा। मुझे यहाँ नहीं रहना और मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगी। ये ले मेरा रिजर्नेशन लेटर और मैं यहाँ से जा रही हूँ। वानिया ने उसकी तरफ रिजर्नेशन लेटर बढ़ाते हुए कहा। हाँ, ऐसे कैसे? हादिर के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। तुम चाहो भी तो यहाँ से नहीं जा सकती, क्योंकि ये मेरी कंपनी है। यहाँ लोग आते तो अपनी मर्ज़ी से है, मगर जाते मेरी मर्ज़ी से। वो चेहरे पर तंज़िया मुस्कुराहट सजाए इंतहाई सर्द आवाज़ में बोला। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हैं आप? वानिया को महसूस हुआ जैसे उसकी आवाज़ किसी गहरे कुएं से आ रही हो। वो पीछे मुड़ा और मगरूर सी चाल चलता हुआ टेबल पर रखे पेपर्स उठाकर वापस उसकी तरफ मुड़ा। इस पर साफ साफ लिखा है कि तुम 2 साल तक इस कंपनी को नहीं छोड़ सकती। अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा किया तो तुम 50 लाख यानी मुझे कंपनी के मालिक को दोगी इस वक्त जुर्माने के तौर पर। अब तुम मुझे 50 लाख दो या फिर कल से यहाँ काम पर आ जाना। और ये लो अपनी कैद का परवाना। इसकी तरफ पेपर फेंकते हुए वो बड़े मज़े से बोला, नाउ गेट आउट। इसे इंतहाई सख्त लहजे में कहा और वानिया उसे लगा जैसे 10 मंजिला बिल्डिंग इसके सर पर आन गिरी हो। वो साकित सी अपनी निगाहें जमा गई। इसके पैर इसका साथ देने से इनकारी हो गए। इसे नहीं पता था फिर वो किस तरह घर तक पहुंची। इसे बस याद था तो यही कि वो एक बहुत बड़े दलदल में फंस चुकी हैं जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं। शाफे के साथ अच्छा वक्त बिताकर वो खुशी खुशी घर पहुंची। जाते ही वो कमरे में जाकर फ्रेश हुई। तब तक इसका मूड बिल्कुल अच्छा था, मगर जैसे ही वो सोने के लिए लेटी आंखें बंद करते ही उसके जहन में इसके अल्फाज, लड़के के अल्फाज गूंजे। आप मुझे पहली ही नज़र में अच्छी लगी है और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। इमामा ने पट से अपनी आंखें वाँकी और बिस्तर से उठ बैठी। अब मैं क्या करूँ? क्या मम्मा को बता दूँ इस बारे में या फिर शाफी को? नहीं, मम्मा तो परेशान हो जाएगी और शाह तो वो गुस्सा हो जाएंगे और कहीं बात बढ़ ना जाए। उफ, अब मैं क्या करूँ तो क्या करूँ? हाँ, ऐसा करती हूँ, कल बारात पर नहीं जाती। हाँ, ये ठीक रहेगा। मगर फिर सादिया को क्या जवाब दूंगी कि क्यों नहीं आई? वो नाराज़ हो जाएगी। अगर ना गई तो या अल्लाह आप ही कुछ करो। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ। वैसे ही मामा, तुम भी ना कितनी पागल हो। वो लड़का मुझे वहाँ से उठा कर तो नहीं ले जा सकता। आखिर वो कर ही क्या सकता है जो तुम इस चीप लड़के से डर रही हो? फ्लर्ट कर रहा होगा। फजूल, आजकल वैसे भी सारी अवाम बस इसी फजूल काम पर लगी तो है।
वो वैसे ही भी इमामा हूँ मैं, किसी के बाप से नहीं डरती। खुद को मुतमईन करके वो अब आराम से सो रही थी और ऐसी ही थी, पल में तोला पल में माशा। उसकी आंख दवाइयों की बदबू से खुली। उसने अपनी धुंधली हुई आंखों को आहिस्ता आहिस्ता खोला तो चंद पल लगे उसे ये महसूस करने में कि वो कहाँ है। मुकम्मल होश में आने पर जब इसे ये मालूम हुआ कि वो हॉस्पिटल में है, तब सही मायनों में वो परेशान हुई। अभी वो यही सोच रही थी कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर सिमत मतवजा हुई, जहाँ से परेशान सा योशा आता हुआ नजर आया। मलहान को होश में पाकर वो खुश होता हुआ इसकी तरफ बढ़ा और बैठ के नज़दीक कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठ गया। शुक्र अल्लाह पाक का कि आपको होश आ गया। मलहाना, आप ठीक तो है ना? परेशानी से इफ्तिसार किया। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसे इधर उधर देखते हुए कहा। ना जाने क्यों योशा की आंखों में इस पल कैसे रंग थे जिससे वो इससे नजरें ना मिला पा रही थी। आपको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा ना? इसकी अब तो तसल्ली तक नहीं हो रही थी। नहीं हो रहा। वो आप जबान तर्क करते हुए हिम्मत जमा कर रही थी कि योशा बोल ही उठा। आप कुछ कहना चाहती है तो खुलकर कहें। वो आप मुझे यहाँ हॉस्पिटल में लाए हैं? जी मैं ही आपको लाया हूँ। आप बेहोश हो गई थी और डॉक्टर्स का कहना है कि गर्मी की वजह से अक्सर बीपी लो हो जाया करता है। आप फिक्र ना करें, अभी मैं आपको आपके घर छोड़ कर आता हूँ। 5 मिनट वेट करें, मैं डिस्चार्ज पेपर लेकर आया, फिर चलते हैं, ठीक है? इसे तफसील से जवाब देकर वो बाहर की तरफ बढ़ गया। अगली सुबह मरते क्या ना करते कि मसादिक वो सुबह सवेरे ऑफिस जाने के लिए निकली। रात भर उसे टेंशन की वजह से नींद नहीं आई थी, जिसके बाद अभी इसकी आंखें हल्की हल्की सुर्ख थी हो रही थी। सुबह की नमाज अदा करते हुए वो जाए नमाज पर कितनी ही देर खाली जहन के साथ बैठी रही। फिर अल्लाह पर भरोसा करते हुए वो तैयारी करने के लिए उठ गई। बेशक हर अंधेरी रात के बाद सुबह एक रोशन सुबह है और अल्लाह ताला अपने पसंदीदा बंदों पर ही आजमाइश डालता है ताकि वो सब्र से काम लेते रहें। वानिया ने भी कबूल कर लिया था कि अल्लाह की तरफ से ये उसकी कोई आजमाइश है जिसे उसने सब्र से काम लेके पूरा करना था। वो अपने दिल में एक कदम लेती हुई ऑफिस की तरफ चल पड़ी। उसे अपने रब पर भरोसा था। वो जो भी करता है हमारे भले के लिए ही करता है। बस हम इंसानों को वक्त आने पर समझ आता है। वो जिस वक्त ऑफिस पहुंची हर तरफ गहमा गहमी का माहौल था। वो गहना सांस लेती हुई रिसेप्शन पर मौजूद लड़की से अपने कैबिन का पूछती हुई आगे बढ़ी। मैनेजर इसका सबसे तारुफ करवाता हुआ इसे सब काम समझा कर चला गया तो वो भी काम शुरू करने लगी। आज बारात थी, इस वजह से सादिया के बुलाने पर वो दोपहर को ही उसकी तरफ चली गई। यहाँ इतनी जल्दी आने पर वो रजामंद तो ना थी, मगर सादिया के इसरार करने पर इसे आना ही पड़ा। मगर सच शुक्र कि जिस वजह से वो यहाँ आना नहीं चाहती थी, इस वजह का उसे सामना करना ही ना पड़ा। फिर वो रिलैक्स होती हुई लड़कियों के साथ एंजॉय करने लगी। इमामा, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? जल्दी करो यार, वहाँ बारात आने वाली है, हमें फिर हॉल के लिए भी निकलना है। देखो 7:30 तो यहीं बज चुके हैं। सादिया ने दरवाज़ा खोलकर आते हुए शोर मचाया, क्योंकि पिछले 2 घंटे से वो रेडी होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हाँ हाँ देखो मैं बस रेडी हूँ, अब बताओ कैसी लग रही हूँ? इमामा इसके सामने आती हुई बोली और अपने बालों को एक अदा से झटका। सादिया ने गौर से देखा। सियाह गोल घेरेदार फ्रॉक, हम रंग चूड़ीदार पैजामा और दुपट्टा, अपने सियाह हिल्स पर सियाही झुमके और चूड़ियाँ, बालों को खुला छोड़े वो तैयार थी किसी का भी होश उड़ाने के लिए। ओह माय गॉड इमामा, यू लुकिंग सो प्रीटी। सादिया के इस अंदाज पर वो खिलखिला उठी। अच्छा चलो अब लेट हो रहा है। वो दोनों एक साथ हॉल में पहुंची। अंदर आते ही सादिया इसे रुकने का बोलकर खुद ब्राइडल रूम की तरफ भागी ताकि दुल्हन को देख सके। वो नर्वस होती हुई इर्द गिर्द का जायजा लेने लगी। चारों तरफ गहमा गहमी का माहौल था। वो यहाँ पर सिर्फ सादिया की फैमिली के अलावा किसी को नहीं जानती थी। अचानक उसकी नज़र सामने उठी और फिर वो साकित हुई। पिछले कुछ घंटों में वो इस लड़के को तो भूल ही गई थी, लेकिन हकीकत से नज़रें चुराने से हकीकत बदल थोड़ी ना जानी है। वो लड़का पिलर से टेक लगाए, दोनों हाथ सीने पर बांधे एकटक उसे देख रहा था। इमामा की नज़र मिलने पर भी उसने अपनी आंखें इस पर से ना हटाई तो वो परेशान होती हुई अंदर ब्राइडल रूम की तरफ भागी। योशा उसे उसके घर छोड़कर गेट से वापस चला गया। वह आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई मेन गेट अबूर कर गई। अंदर आते ही वो सीधा अपने कमरे में जाकर सोने के लिए लेट गई। दोबारा उसकी आंख अपने सर पर किसी के मोहब्बत भरे लम्स पर खुली। बिना आंखें खोले ही उसे पता चल रहा था ये प्यार भरा लम्स किसका है। बाकी तो सारी दुनिया के छूने से वो घबराती थी, सिवाय इस शफीक से लम्स के। वो जब भी दुनिया से खौफजदा होती थी, इन्हीं की तो आगोश में वो
छुप कर सुकून हासिल करती थी। दुनिया में एक वाहिद यही तो इसका सगा रिश्ता था जो इसे अपनी जान से भी अजीज था। वो इसका भाई था, इसका बाप, इसका दोस्त, इसका हम राज, इसका महफिज, जिसके दम पर आज वो नॉर्मल लोगों की तरह ज़िंदगी जी रही थी, क्योंकि वो खानजादी मल्हान खान थी, खानजादा हादिर खान की बहन। इसकी तरफ कोई आंख उठा कर देखता तो दोबारा कोई चीज़ देखने के काबिल ना रहने देता। वो अपने भाई की शहजादी थी। हादिर का बस चलता तो उसे वो सारी दुनिया से छुपा देता। माई लिटिल प्रिंसेस, इसके पुकारने पर मल्हान ने झट से आंखें खोली। हादिर इसके ऊपर झुका और एक हाथ इसके बालों में जबकि दूसरा बेड पर रखे वो बहुत तवज्जो से उसे पुकार रहा था। क्या हुआ प्रिंसेस, तबीयत ठीक है आपकी? जब्बार कह रहा था कि तुम्हें कोई लड़का सीधा हॉस्पिटल ले आया है। जी भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पता नहीं चक्कर आ गए थे। वो थोड़ा उठकर बैठते हुए बोली, हाँ मेरी डॉक्टर से बात हो चुकी है। उनका कहना है कि तुम्हें अपनी डाइट पर ध्यान देना चाहिए और स्ट्रेस फ्री रहो। मेरी प्रिंसेस, मेरा कहना मानेगी ना? बड़े मान से एक हाथ इसके सामने फैलाया। मल्हान ने धीरे से उनके हाथ में अपना हाथ रख दिया और आंखें झपक कर हाथ की तायद की। इसके अंदाज पर हाथ गहरा सांस लेकर मुस्कुरा दिया और अपने जूते उतार कर बेड के ऊपर चढ़कर मल्हान का सर अपनी गोद में रखकर उसके सर में आहिस्ता आहिस्ता उंगलियां चलाता इसे सुकून पहुंचाने लगा। मल्हान इसके साथ छोटी छोटी बातें करते सो गई। मिस वानिया, आपको सर अपने कैबिन में बुला रहे हैं। इसने चौंक कर सर उठाया और प्यून का इस बात में सर हिलाकर अपनी चीज़ें समेटने लगी। दिमाग मुसलसल इसी खतरे की अलार्म दे रहा था। पहले भी जब वो 2 मरतबा सर के कैबिन गई थी उसे शौक ही लगा था। एक नया, अब अल्लाह जाने इस बार क्या होने वाला था। टेबल पर दोनों हाथ रखकर एक गहरा सांस लेते हुए वो अपना हर मामला अपने रब पर छोड़ती हुई आगे बढ़ी। ना जाने उसकी किस्मत में क्या लिखा था। आहिस्ता से दरवाज़ा खटखटा कर जब वो अंदर पहुंची तो अंदर जब्बार पहले से ही मौजूद। शायद कोई बात ज़रूरी हो रही थी। उसे देखते हुए हाथ ने जब्बार को हाथ के इशारे से बाहर जाने को कहा। इशारा मिलते ही जब्बार बोतल की जिन से गायब हुआ। अब वो वानिया को एक्सरे करती निगाहों से देख रहा था। गुड मॉर्निंग सर, आपने मुझे बुलाया? बड़े हिज़्ज़त से नज़रें झुका कर कहा। दिल चाह रहा था उसका ये खूबसूरत चेहरा अपने हाथों से नोच डाले। अपना तारुफ कराओ। इसकी बात पर वानिया ने नासमझी से अपनी आंखें उठाई। लेकिन सर, मेरे डॉक्यूमेंट्स में सब कुछ तो था। मुझे अपनी बात बार बार दोहराना पसंद नहीं। उसके सर से लहजे पर वानिया की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी हुई। मेरा नाम वानिया इब्राहिम है, MBA की स्टूडेंट हूँ। यहीं कराची से ताल्लुक़ है मेरा माँ बाप की इकलौती औलाद हो और ये मेरा जॉब का पहला तजुर्बा है और कुछ या बहुत है। इसकी बात पर हाथ ने एक आईब्रो झुका कर उसके कॉन्फिडेंस को गोया दाद दी और आरामदेह अंदाज में कुर्सी पर टेक लगाकर उसे बहुत गौर से देखा। हल्के गुलाबी रंग के शलवार कमीज पर सफ़ेद दुपट्टा, शानों पर बहुत ही नज़ाकत से फैलाए बालों को कैचर में मुकीद किए वो सादगी में भी किसी का दिल धड़का सकती थी, मगर इसके मुकाबिल भी खानज़ादा हादिर था जिस पर किसी की खूबसूरती असर नहीं किया करती थी। तो मिस वानिया इब्राहिम, क्या आप अपने आप को इस ऑफिस में काम करने के लायक समझती हैं? तंजिया लहजे में इख्तिसार किया। वानिया को इससे ऐसी घटिया बात की उम्मीद थी। उसने अपने दोनों हाथ सीने पर बांधकर बहुत ही सुकून से इस बात में सर हिलाया। बिल्कुल, मैं इस जॉब पर तो क्या, किसी भी जॉब के लिए परफेक्ट हूँ सर। अच्छा, वाकई, फिर तो बहुत अच्छी बात है। इसका अंदाज ऐसा था कि वो पूछे बिना ना रह सकी। क्या मतलब? मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? उसने अपने आईब्रो सिकोड़ कर नासमझी से इख्तिसार किया। मतलब बहुत सादा है मिस वानिया, तुम हर चीज़ में परफेक्ट हो तो क्यों ना तुम्हें तुम्हारे लेवल की पोस्ट दी जाए। भरपूर इस्तेहाजिया अंदाज था। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? खुल कर कहें, यूँ पहेलियाँ क्यों बुझवा रहे हैं? इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। सामने बैठा शख्स उसे जहर से भी ज़्यादा बुरा लगा था। इस पल इसका दिल चाहा कि वो टेबल पर पड़ा पेपर वेट उठाकर इसके सर में दे मारे। आज से तो मेरी पर्सनल सेक्रेटरी की पोस्ट पर काम करोगी और मैं एक लफ्ज़ भी नहीं सुनना चाहता। उसे मुंह खोलता देखकर फौरन टोका, सॉरी सर, लेकिन यहाँ पर जिस पोस्ट पर मैं सिलेक्ट हुई थी मैं उसी पोस्ट पर ही काम करना चाहूँगी। ना आपने मुझसे पर्सनल सेक्रेटरी के लिए इंटरव्यू लिया था और ना ही मैंने पर्सनल सेक्रेटरी के लिए ये जॉब की थी। मैं इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हूँ। बेशक मुझे इस ऑफिस से भी निकाल सकते हैं आप, मुझे कोई इशू नहीं। ठहर ठहर कर बोलती हुई वो इसका ज़ब्त आजमा रही थी। वो एक झटके से अपनी कुर्सी से उठा और वो चाराना अंदाज में इसका बाजू पकड़कर दीवार से लगाया। क्या कहा तुमने? तुम मुझे यानी खानज़ादा हादिर को इनकार कर रही हो?
तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरे सामने अपनी ज़बान खोल सको। ओह, मैं ये कैसे भूल गया, तुम एक मिडिल क्लास लड़की, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हो, जहाँ पर लोग अपनी औकात से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर अपने पैर फैलाते हैं। तुम भी तो इन्हीं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हो, जहाँ पर 2 वक्त खाने के लिए तो पैसे नहीं है, लेकिन ज़बान चलाने के लिए इतनी बड़ी ज़बान ज़रूर है। ओ बीबी, ये तुम्हारे अब्बा की दुकान नहीं है, जहाँ पर तुम मुंह उठाकर कोई भी फरमाइश अपनी मर्जी से करती फिरो। ये मेरा ऑफिस है, जहाँ पर तुम जैसे लोगों की खड़े होने की भी औकात नहीं है। इसकी जाराना गिरफ्त से ज़्यादा इसके अल्फाज इतने जहरीले थे कि वो नीलो नील हो गई। इसके जहर से चट्टाक एक ज़ोरदार थप्पड़ की आवाज़ पर गोया ऑफिस की हर चीज़ साकित हो गई। हादिर को इससे इतनी जुर्रत की तो उम्मीद नहीं थी। वो एक पल को साकित हुआ। अब वो चिल्ला कर कह रही थी, बस अब एक लफ्ज़ भी नहीं अपने मुंह से निकाला तो मैं भूल जाऊंगी कि ये आपका ऑफिस है, और ना ही मैं ये याद रखूंगी कि आप खानज़ादा। इसकी ज़बान को ब्रेक तब लगा जब हादिर ने अपनी सुर्ख निगाहें उठाकर उसे देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? वो भूखे शेर की मानी इस पर झपटा, इसका बाजू मरोड़ कर इसकी पुष्प लगाया और एक झटके से इसके जबड़े को जोर से पकड़ा। तुमने खानज़ादा हादिर पर हाथ उठाकर बहुत बुरा किया है, बहुत बुरा। मेरे साथ नहीं, अपने साथ। तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, ताकि तुम आइंदा मुझ पर हाथ उठाने पर तो क्या, मेरे सामने आंख उठाने भी के भी काबिल ना रहो। दफा हो जाओ यहाँ से। इसे एक झटके से छोड़कर खुद से दूर धकेला और खुद पलटकर टेबल पर दोनों हाथ रख कर गहरे गहरे सांस लेने लगा। दूसरी तरफ वो शौक के आलम में अपने डेस्क तक पहुंची और अपना सर दोनों हाथों में गिरा दिया। इमामा, चलो ये दुपट्टा पकड़ो, और दोबारा अम्मी को बुलावा आ चुका है कि बाहर सब इंतज़ार कर रहे हैं। सादिया उसे जल्दी जल्दी दुपट्टा पकड़वाती हुई दुल्हन को उठाने लगी। सादिया को कैसे बताऊं, मैं बाहर नहीं जा सकती। मगर इमामा, बाहर तो जाना पड़ेगा ना, अंदर तो नहीं बैठ सकती ना। इमामा किन ख्यालों में गुम हो, जल्दी दुपट्टा दो। इसे वैसे ही कश्मकश में खड़ा देखकर सादिया उसे जोर से हिलाती हुई बोली, हाँ चलो। वो चौंक कर बोली। अगले ही कुछ लम्हों में वो 4 लड़कियां दुल्हन के ऊपर दुपट्टा पकड़े नाचती गाती दुल्हन को बाहर लाकर दूल्हे के साथ स्टेज पर बिठाया। वो सादिया की कज़न हमीरा की किसी बात पर हंस रही थी कि मर्दाना आवाज़ पर उसकी हंसी एकदम थम गई। हाय ब्यूटीफुल लेडीज़। इसने मुड़कर देखा तो उसकी सिमत देखा, जहाँ वो दोनों हाथ पैंट की जेबों में डाले गहरी नज़रों से उसी को ही देख रहा था। ओह ज़ावियर भाई, आप कैसे? हमीरा ने खुश इखलाकी से पूछा। मैं ठीक हूँ, सुनाओ लिटिल कज़न, कॉलेज कैसा जा रहा है? वो पूछ हमीरा से रहा था, मगर इसकी निगाहें मुसलसल किसी और का तवाफ़ कर रही थी। इमामा ने बेचैन होते हुए अपना रुख दूसरी तरफ मोड़ा। उसकी इस हरकत पर वो ना चाहते हुए भी मुस्कुरा पड़ा, फिर गला खनकार कर उसे अपनी तरफ मतवजा करने की कोशिश की, मगर इमामा टस से मस ना हुई। मगर नाचार उसे पलटना ही पड़ा जब हमीरा ने उसका बाजू हिलाकर उसकी अपनी तरफ उसकी तवज्जो दिलवाई। अरे भाई, ये तो सादिया की दोस्त इमामा अब्बास हैदर, और इमामा ये हमारे फर्स्ट कज़न ज़ाविया दुर्रानी कुछ अरसा कबल ही अमेरिका से लॉ पढ़कर लौटे हैं। इसे ज़बरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजानी पड़ी। उसे इसकी नज़रों से उलझन हो रही थी और वो जैसे तैसे वहाँ से भागना चाहती थी, मगर यूँ हमीरा के सामने जा भी नहीं सकती थी। हमीरा, लगता है आपको फुप्पू बुला रही हैं स्टेज पर। वो सामने इशारा करता हुआ बोला। वो इमामा को 2 मिनट रुकने का बोलती वहीं भागी। अरे आप कहाँ जा रही हैं, मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। इसे भी पलटते देखकर वो फौरन बोला। इमामा ने दोनों हाथ सीने पर बांधकर भरपूर संजीदगी से उसकी तरफ देखा। क्या चाहिए आपको? बार बार यूं रोक क्यों रहे हैं? सपाट लहजे में एक एक लफ्ज़ चबा कर कहा। मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। सॉरी, लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। उसकी बात बीच में काटती वो दूबदू बोली। प्लीज़ 5 मिनट दे दें, आराम से वहाँ बैठकर बात करते हैं। वो सामने टेबल की जानिब इशारा करता हुआ बोला, जो कदरे सुनसान कोने में पड़ता था। नहीं, प्लीज़ जस्ट गिव मी अ 5 मिनट्स, ओनली 5। कुछ सोचकर इमामा ने सर हाँ में हिलाया और उसके जवाब का इंतज़ार किए बिना उसी टेबल की तरफ चल पड़ी। कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? वो अपने दोनों बाजू टेबल पर रखते कदरे उसकी जानिब झुक कर बैठता हुआ बोलना शुरू हुआ। देखिए, जैसा आप मुझे समझ रही हैं, मैं वैसा हरगिज़ नहीं हूँ। मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं कोई नज़रबाज इंसान नहीं हूँ, 1 वुमेन मैन हूँ। आप पहले ही मुझे
आप पहली है जिसे देखकर इस दिल ने बिट मिस की। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं किसी लड़की के लिए इतना पागल हुआ हूँ। मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। इमामा सुन होकर बस सुनती रह गई। वो इसे बहुत कुछ कहना चाहती थी, उसे मना करना चाहती थी, मगर इसकी आंखों में जो एक आँच थी ना, वो इसे एक पागल लड़की की याद दिलवा गई जो ऐसे ही किसी संग दिल के प्यार में दीवानी थी। इसकी आंखों में भी ऐसी ही आशा और जुगनू जगमगा रहे होते थे। जब वो इसके आस पास होता था वो जानती थी ये जुगनू अगर बज गए ना तो इंसान टूट जाता है, अपने अंदर ही अंदर घुट घुट कर मर जाता है। दुनिया वालों को खबर भी नहीं होती वो कैसे किसी का दिल तोड़ेगी जब इसका दिल भी किसी और के पास था। इसे पता भी ना चला, इसकी आंखें नम हो गई। सॉरी सॉरी, प्लीज़ आप रोए तो ना। अगर आपको कुछ भी बुरा लगा हो उसके लिए माफ़ कर दें। वो इसकी तरफ रुमाल बढ़ाता हुआ नदामत से भरपूर लहजे में बोला। इसके बड़े हुए रुमाल को इग्नोर करती वो वहाँ से बिना कुछ कहे उठी, मगर उसे रुकना पड़ा क्योंकि उसका हाथ पीछे से वो थाम चुका था। प्लीज़ मेरा हाथ छोड़े, वो जब से कहती हुई इसकी जानिब मुड़ी। देखिए प्लीज़ आप रोए ना। अगर आपको कोई मेरी बात बुरी लगी है तो मैं माजरत ख्वाह हूँ। इसका हाथ छोड़कर वो नदामत से भरपूर लहजे में उसने कहा, इट्स ओके। वो इतना कहकर वहाँ से सादिया के पास चली गई जो कोने में ना जाने क्या कर रही थी। वो जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरती हुई नाश्ते की टेबल पर पहुंची जहाँ हादिर इसका नाश्ते पर इंतज़ार कर रहा था। आ गया मेरा बच्चा। उसे देखते ही हादिर ने मुस्कुरा कर प्यार से उसे अपने बाजू खोल दिए। वो भी जल्दी से आगे बढ़ती अपने भाई जान के बाजू में समा गई। चलो मेरा बच्चा, जल्दी जल्दी नाश्ता करो, फिर यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रही हो। इसका माथा चूमकर उसे अपनी साथ वाली कुर्सी पर बिठाते हुए कहा और फिर इसे अपने हाथों से नाश्ता करवाते हुए छोटी छोटी बातें करने लगा। वो ऐसा ही था, वो चाहे कितना भी बिजी क्यों ना हो अपनी बहन के लिए वो टाइम निकाल ही लेता था, क्योंकि अगर वो इस मुकाम पर आज थी तो इसकी तवज्जो और मोहब्बत की वजह से थी, वरना वो तो कब की बिखर चुकी होती। और अगर आज इस दर्दनाक वाक़े के बाद जिंदा थी तो सिर्फ और सिर्फ अपने भाई की वजह से। वो इससे बहन नहीं अपनी बेटी समझता था। वो एक दूसरे की कुल कायनात थे। हादिर की ज़िंदगी के बस दो ही मकसद थे, अपनी बहन को खुश रखना और बदला लेना, और वो जल्द ही दोनों मकसद में कामयाब होने वाला था। इन्हें बातें करते हुए पता ही ना चला कितना टाइम गुजर गया। ओहो मेरा बच्चा, काफ़ी लेट हो गया है, जल्दी चलो, तुम्हारी यूनिवर्सिटी में पहली क्लास मिस हो जाएगी। वो नैपकिन से अपना मुंह पोंछते हुए जल्दी से बोला। चले भाई, मैं तो रेडी हूँ। वो जल्दी से अपने सर पर चादर करते हुए बोली। आज उसका ऑफिस जाने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि कल के वाक़ये के बाद वो हकीकतन उस शख्स से डर चुकी थी। कल वो गुस्से में इंसान नहीं बल्कि हैवान लग रहा था, जो किसी भी वक्त किसी को भी तबाह कर सकता था। और इसके खौफजदा होने के पीछे एक वजह वो थप्पड़ भी था जो गुस्से में उसे मार चुकी थी। थप्पड़ मारने का इसका कोई इरादा नहीं था, मगर अपने बारे में इतने घटिया लफ्ज़ सुनकर वो होश खो बैठी, जिसका नतीजा पता नहीं अब क्या निकलने वाला था। अब वो यही सोच रही थी कि इसके मोबाइल पर किसी की कॉल आनी शुरू हो गई। मोबाइल की आवाज़ पर वो अपनी ही सोचों से बाहर निकली। जल्दी से मोबाइल उठा कर देखा तो जिस चीज़ का डर था वही हुआ। कॉल ऑफिस वालों की तरफ से थी। यकीनन वो इसे गैर हाजिर पाकर इसकी गैर हाजिरी की वजह जानना चाहते होंगे। वह अभी यही सब सोच रही थी कि कॉल आना बंद हो गई। क्या करूं, अब फ़ोन उठाऊं या ना उठाऊं? अगर फ़ोन उठा लिया तो भी मरती हूं, अगर ना उठा लिया तो भी। अपने नाखूनों को अपने दांतों से कतरते हुए वो बहुत कश्मकश में थी। ये इसकी बचपन की आदत थी। वो जब भी ज़्यादा परेशान होती थी वो तब अपने सारे नाखून कतर डालती थी, जो कि इसकी ये आदत अम्मी को सख्त नापसंद थी। इसे कई बार छोड़ने की कोशिश की, मगर आदतें कहाँ छूटती हैं। फ़ोन दोबारा बजना शुरू हो गया। वानिया को आखिर इतना डर किस से ही है? अगर वो शख्स अमीर है तो अपने लिए होगा, हमारे लिए नहीं। अगर वो अपनी नौकरी से निकालता है तो निकाल दे, मैं भी तो यही चाहती हूँ ना, तो फिर इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? भाड़ में जाओ वो शख्स और इसकी नौकरी, मुझे कोई काम नहीं करना इसके लिए। और अगर इसने मुझे ज़्यादा मजबूर किया ना, मैं पुलिस में इसके कंप्लेन कर दूंगी। अगर समझता क्या है अपने आप को, सारी दुनिया क्या है इसके बाप की जाकिर है? नहीं ना, तो मैं अब इससे बिल्कुल नहीं डरूंगी, जो होगा देखा जाएगा। मैं ये फ़ोन बिल्कुल नहीं उठाऊंगी। वो दबंग मूड में बोलती हुई अपने फ़ोन को वहीं फेंक कर बाहर चली गई। किचन से खटपट की आवाज़ सुनते हुए वो किचन की तरफ चली गई। यकीनन उसकी माँ उसके लिए नाश्ता तैयार कर रही होगी। क्या हुआ वानिया, आज ऑफिस नहीं जाना तुमने? इसकी अम्मी ने दरवाजे पर खड़े देख कर बोला। नहीं अम्मी, आपको क्या बताऊँ, बस वो मुझे नौकरी नहीं करनी।
क्यों वानिया, इतनी अच्छी नौकरी ऐसे ही भला तुम कैसे छोड़ सकती हो, जबकि 2-3 दिन ही हुए हैं तुम्हें जाते हुए। फिर ऐसा क्या हो गया, तुम ये नौकरी नहीं करना चाहती? इसकी अम्मी काफ़ी हैरत से बोली। बस मम्मा, आपको क्या बताऊँ यार, मेरा बॉस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बात बात पर सबको डांटता है। और आपको पता है, पहले दिन मुझे डांटा, दूसरे दिन भी और तीसरे दिन भी। अब बताएं, क्या मैं रोज़ रोज़ डांट खाते हुए वापस घर आऊँगी? मुझे नहीं करनी वो नौकरी। वो इतना बदतमीज शख्स है ना कि मैं उसे देखना तक गवारा नहीं करती। वो कप में अपने लिए चाय डालती हुई मसरूफ़ से अंदाज में बोली। देखो वानिया, मेरी बात समझने की कोशिश करो बेटा। इसकी अम्मी अब गैस बंद करके पूरी तरह इसकी तरफ मतवजा हो चुकी थी। बस मम्मा, सुबह सुबह कोई लेक्चर सुनने के मैं मूड में नहीं हूँ, प्लीज़। वो इन्हें टोकते हुए चाय का कप लेती हुई टेबल पर जा बैठी। वानिया, तुम पागल हो बेटा, वो बॉस है तुम्हारा। वो अगर तुम्हें डांटता है तो तुमने भी ज़रूर कोई गलती की होगी। बिला वजह तो अब कोई नहीं डांटता। क्या मैंने तुम्हें कभी बिला वजह डांटा है? नहीं ना। ज़रूर वो तुम और बाकी सब कोई ना कोई गलती करते होगे, तभी तो तुम लोगों को डांटता है। अगर वही सख्त रवैया तुम लोगों के साथ नहीं रखेगा तो तुम लोग कैसे मेहनत से काम करोगे? मेरा बच्चा, समझने की कोशिश करो। जिस इंसान के ऊपर जिम्मेदारियां होती है ना, उसे अपना सख्त मिजाज बनाना पड़ता है। और वो इसके साथ कुर्सी पर बैठते हुए समझाने वाले अंदाज में बोली। मम्मा, आप नहीं जानती, उस शख्स को बिला वजह ही सबको डांटता है। और मैंने कह दिया ना कि मैं अब नौकरी नहीं करना चाहती उस शख्स के ऑफिस में, बस नहीं। और ये मेरा आखिरी फैसला है। चाय का कप टेबल पर पटक कर अपने कमरे की तरफ चली गई। पीछे उसकी माँ सर थाम कर रह गई। इसकी नींद मोबाइल की आवाज़ से खुली। बार बार बजता हुआ फ़ोन आखिर उसे उठाने में कामयाबी हो गया था। शायद अगला बंदा इससे कहीं ज़्यादा ढीठ था। इसने गुस्से से मोबाइल उठाकर कॉल पिक करते हुए कान से लगाया। क्या मसला है? अगर सामने वाला फ़ोन नहीं उठा रहा तो इसका मतलब वो सो रहा है और इसे डिस्टर्ब ना किया जाए। और इतनी सुबह सुबह फ़ोन करने का क्या तक बनता है? ओह हेलो मिस्टर शाफे हैदर, कौन सी सुबह? ज़रा आंखें खोल कर एक दफ़ा घड़ी देख लो, दोपहर के 2 बज रहे हैं। एक शेर तो दूसरा सवा शेर था। मेरी अभी सुबह ही है। तू बता मजनू, क्यों कॉल की है? एक तो तेरी लैला तुझे मुंह लगाती नहीं और तू मेरी नींदें खराब करने के लिए आ जाता है। उस बंदे को अपनी हम लैला मजनू नहीं है, क्योंकि लैला मजनू आखिर पे जुदा होंगे और हम एक दूसरे के लिए बने हैं। तुम देख लेना, हम एक दिन एक होकर रहेंगे। दूसरी तरफ योशा बड़े ही जज़ब के आलम में बोला। चल बस कर, मैं सुबह सुबह तेरी ये प्रेम कहानी सुन नहीं सकता। बता फ़ोन क्यों किया? दफ़ा हो जाओ कमीने, क्या मैं तुझे बगैर वजह के फ़ोन नहीं कर सकता? दूसरी तरफ योशा की नाराज़गी से भरपूर आवाज़ सुनाई दी। अब अगर मैं सच बोलूँगा तो तू नाराज़ हो जाएगा। फिर शावे हंसते हुए बोला। टूटू की आवाज़ पर इसने मोबाइल कान से हटा कर देखा तो कॉल कट चुकी थी। योशा नाराज़गी से कॉल काट चुका था। वो कहका लगाता हुआ बिस्तर छोड़कर फ्रेश होने के लिए उठा, क्योंकि वाकई काफ़ी वक्त हो चुका था। हेलो इमामा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो सादिया? और आखिर खैरियत तो है? इतनी सुबह सुबह तुमने मुझे कॉल कैसे की? वरना तो हमेशा मुझे ही कॉल करनी पड़ती है। बस यार क्या बताओ, कोई ख़ास वजह है ना आज? सादिया ने मुस्कुरा कर कहा। ओ अच्छा, और क्या है वो ख़ास वजह? इमामा का ताज्जुब बढ़ा। वो वजह बहुत ख़ास है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकती। क्या है यार सादिया, अगर मुझे नहीं बता सकती तो मुझे कॉल क्यों किया फिर? इमामा ने तब कर कहा। अच्छा ये बातें छोड़ो, तुम्हारी अम्मी से मेरी अम्मी बात करना चाहती है। इमामा ज़रा अपनी अम्मी से बात करवाओ। खैर तो है ना? क्या वो कुछ हुआ है क्या? हाँ यार, सब खैरियत है, तू बस आंटी से बात करवा। अच्छा ठीक है, अम्मी को फ़ोन देती हूँ, तुम होल्ड करो ज़रा। इमामा जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरती हुई किचन में पहुँची, जहाँ उसकी अम्मी नाश्ते की तैयारी कर रही थी। अम्मी ये ले, सादिया की अम्मी आपसे बात करना चाहती है। फ़ोन उनके हाथ में देते हुए कहा। बेटा सब खैरियत है ना? हाँ आप बात तो करें ना। फ़ोन पकड़कर उसने अपनी माँ के कान पर लगाया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है आप जी? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्रिया। आपके बच्चे कैसे हैं? और सादिया कैसी हैं? अच्छा माशाल्लाह, वैसे सब खैरियत भी थी ना? आपने इतने सुबह सुबह फ़ोन किया। इमामा दूसरी तरफ कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो तहज्जुद से भरपूर तवे पर रखा हुआ पराठा उलटने लगी। ओह अच्छा माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन मैं एक दफ़ा भाई साहब और भाभी से बात करके आपको बताऊंगी। चले ठीक है, आज दोपहर तक मैं आपको जवाब दे दूंगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अपनी अम्मी की अचानक खुशी देखकर वह हैरत से भरपूर कॉल काटने का इंतज़ार कर रही थी। क्या हुआ अम्मी, आप इतनी खुश क्यों लग रही है? क्या बात है? इसने फ़ौरन इस्तफसार किया। इमामा, वो सारा बहन कह रही थी कि इनकी भाभी अपने बेटे के लिए तुम्हारा रिश्ता लाना चाहती है।
क्या कह रही हैं आप अम्मी? इसे अपनी आवाज़ किसी गहरे कुएं से उतरती हुई लगी। क्या मतलब, क्या कहना चाहती हो? सीधी सी बात है, वो लोग रिश्ता लाना चाहते हैं, लड़का पढ़ा लिखा है, फैमिली अच्छी है, शरीफ खानदान है, देखा भाला हुआ है, और हमें क्या चाहिए? मैं तो जल्द से जल्द अपने फ़र्ज से सबको दोष होना चाहती हूँ। मैं आज ही भाई और भाभी से बात करूंगी इस हवाले से। अम्मी मगर बस चुप ही मामा, इस मामले में तुम चुप ही रहो तो बेहतर है। क्यों अम्मी, मैं क्यों चुप रहूं? मेरी सारी ज़िंदगी का मामला है, आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, मुझे ये रिश्ता नहीं करना। इसने दबी दबी आवाज़ में चीख कर कहा, इमामा ये देखो मेरे जुड़े हुए हाथ, मेरा तमाशा मत बनाना भाई और भाभी के सामने, और कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रही मैं तुम्हारे साथ। मुझे तुमसे बेहतर पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, इसीलिए दोबारा मैं तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज़ भी ना सुनूं इस मामले में। उन्होंने इमामा के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा। इमामा रोते हुए वहाँ से भागी। पिछली कितनी देर से वो इसकी क्लास के सामने बैठा इसके बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था। आखिर उसका इंतज़ार ख़त्म हुआ था और वो इसे क्लासरूम से बाहर निकलती हुई नजर आई। मल्हान की जैसे उस पर नज़र पड़ी वो वहीं रुक गई। योशा ने उसे देखकर हाथ जोर से हिलाया। इसकी इतनी गर्मजोशी देखकर मल्हान का दिल जोर से धड़का। मल्हान को वहीं खड़े देखकर योशा इस तक पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, मल्हान ने अपने दोनों हाथ आपस में रगड़ते हुए नज़रें नीची करके जवाब दिया। अच्छा, अब आपकी तबीयत तो बेहतर है ना पहले से? मल्हान ने सर हाँ में हिलाया। योशा ने गौर से इसका यह अंदाज देखा। आइए कुछ देर वहाँ बैठकर बात करते हैं, योशा ने सामने इशारा करते हुए कहा। नहीं, मेरी गाड़ी आ रही होगी, मुझे अपने घर जाना है, इसने हकलाते हुए कहा। योशा को कोई वो सहमी हुई चिड़िया लगी थी। वो अपनी ही सोच पर मुस्कुराया। चले ठीक है, कोई बात नहीं, आए मैं आपको आपकी गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। मल्हान ने डरते हुए अपनी नज़रें ऊंची करके उसे देखा और अगले ही पल अपनी नज़रें झुका दी और बिना कुछ कहे अपने बैग को ज़ोर से पकड़ते हुए वो आगे चल पड़ी। वो भी मुस्कुराता हुआ इसकी ताइद में चलने लगा। गेट के बाहर तक वो इसके पीछे चुपचाप चलता हुआ आया था। सामने ही उसकी गाड़ी खड़ी थी। वो गाड़ी के करीब पहुंची और पीछे मुड़कर योशा को देखा जो अब तक गेट पर खड़ा उसे ही दिख रहा था। इसके पीछे मुड़कर देखने पर वो गहरे अंदाज में मुस्कुराया। इसके मुस्कुरान पर मल्हान ने जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गई। इसके बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी जन से आगे बढ़ा दी। योशा की नज़रों ने गाड़ी का तब तक पीछा किया जब तक वो नज़रों से ओझल न हुई। वानिया, वानिया बच्चे जाओ ज़रा दरवाजे पर देखो कौन है, मेरी रोटी जल जाएगी। जी अम्मी देखती हूँ। वानिया दोनों हाथों से अपने बालों का जोड़ा बनाती जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरती हुई बोली। बेटा जाओ जल्दी, शायद तुम्हारे अब्बू आ गए होंगे। इसकी अम्मी रोटी बनाते हुए बोली। जल्दी जल्दी दरवाजे तक पहुंची और दरवाज़ा खोल कर सामने देखा तो सामने ब्लैक 3 पीस सूट में एक आदमी खड़ा था। जी आप कौन? वानिया सर पर दुपट्टा करती हुई बोली। आप मिस वानिया इब्राहिम है ना? जी मैं वानिया इब्राहिम हूँ, आप कौन है? उसने नासमझी से पूछा। मैं HR इंडस्ट्री का मैनेजर हूँ। सर ने ये कुछ कागजात आपके लिए भिजवाए हैं ख़ास तौर पर। वानिया ने धड़कते हुए दिल के साथ वो कागजात थामे। और मैम सर ने ये भी कहा है कि अगर आप ये जॉब कंटिन्यू नहीं करना चाहती तो कल आकर 50 लाख रुपए अपने रिजाइनेशन लेटर के साथ दे दीजिएगा। ये कहते हैं वो वहाँ से बाहर चला गया। पीछे वानिया कितनी देर खाली खाली आंखों से इन पेपर्स को देखती रही और फिर दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में भागी। वानिया बेटा कौन था? अम्मी ने किचन से झांकते हुए कहा। वो बिना कुछ कहे सीढ़ियाँ चढ़ती गई। वो नहा धोकर नाश्ते की टेबल पर पहुंचा तो सब लोग आज काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। क्या बात है, आज काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं आप सब? शाफे चेयर पर बैठता हुआ बोला। बात ही खुशी की है। ताई अम्मी चाय का कप उठाते हुए बोली। अच्छा, और वो क्या बात है? शाफे ने काफ़ी दिलचस्पी से पूछा। हमारी इमामा के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है और छानबीन करने पर पता चला है कि वो राफ़े का दोस्त है, और राफ़े ने कहा है कि आप लोग आंखें बंद करके भी इमामा को इसके हवाले कर सकते हैं। वो इतना अच्छा है और इनकी फैमिली को भी हमारी इमामा वो दिल वो जान से कबूल है। आज वो आएंगे शाम को रिश्ता पक्का करने। जैसे जैसे ताई अम्मी बता रही थी वैसे वैसे शाफे के चेहरे के तासिरात बदलते जा रहे थे। इसने चेहरा मोड़कर इमामा को देखा जो सर झुकाए खाने में मसरूफ़ थी। बज़ाहिर ये तो सिर्फ इमामा ही जानती थी कि वो किस दिल से यहाँ बैठी है और किस तरह इसने अपने आंसुओं पर कंट्रोल किया हुआ था। शाफे बिना कुछ कहे नाश्ते की टेबल से उठकर चला गया। इमामा ने सर उठाकर काफ़ी हैरत से उसे बाहर जाते हुए देखा। इसके दिल ने एक बीट मिस की। इसके दिल में एक उम्मीद सी बन गई। वो घर से निकलकर सीधा योशा के फ्लैट पर आया। इसे अपने एहसास समझ ही नहीं आ रहे थे।
आखिर इमामा के रिश्ते के बाद पर इसका मूड क्यों ऑफ हो गया था? वो ये सब खुद समझने से कासिर था। ये ले तेरी गर्मा गर्म चाय। योशा इसके सामने चाय का कप टेबल पर रखते हुए बोला। शाफी ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या हुआ, कुछ परेशान सा लग रहा है? योशा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। नहीं तो परेशानी हूँ, बस थोड़ा सा मूड खराब है। वो चाय का कप उठाते हुए बोला। और मूड क्यों खराब है, कोई वजह? योशा ने गौर से उसे देखते हुए पूछा। ये मैं खुद भी नहीं जानता कि क्यों खराब है। ये क्या बात हुई, तू खुद नहीं जानता कि तेरा मूड किस बात पर खराब है? योशा हैरत से बोला। ये बात है कि सुबह मैं नाश्ते के लिए पहुंचा तो मुझे पता चला कि आज इमामा को कुछ देखने के लिए आएंगे और आज ही बात पक्की हो जाएगी, और अब मैं खुद नहीं जानता कि इस बात पर मेरा मूड क्यों इतना ख़राब हो गया है। इसने चाय के कप पर उंगली घुमाते हुए कहा। इसकी बात सुनते ही योशा के चेहरे पर शरारत सी मुस्कान आ गई। क्या हुआ, हंस क्यों रहा है? इसे अपने आईब्रो उठाते हुए पूछा। कहीं तुम्हें इससे मोहब्बत तो नहीं हो गई? योशा ने शरारती लहजे में मुंह पर हाथ फेरते हुए कहा। शट अप, दोबारा इसी बकवास मत करना वरना मुंह तोड़ दूंगा मैं। शाफे ने शदीद गुस्से में चाय का कप टेबल पर पटकते हुए कहा। क्या हुआ, इतना हाइपर क्यों हो रहा है? मैं तो जस्ट एक बात की। योशा ने उसका बाजू पकड़ते हुए कहा। दोबारा इस किस्म की कोई फजूल बात मैं तुम्हारे मुंह से ना सुनूं। शाफे ने एक उंगली उठाकर इसे वार्न किया। अच्छा ठीक है, दोबारा ऐसी कोई बात नहीं होगी, वो माजरत करता हुआ बोला। शाफे ने सिर्फ सर हिलाने पर इत्तेफाक किया। शायद मेरा मूड इस वजह से ख़राब है क्योंकि घर वालों ने इतना बड़ा फैसला कर लिया और मुझसे राय लेना भी ज़रूरी नहीं समझा। जब हर चीज़ फाइनल हो चुकी है तो अब मुझे बता रहे हैं। ना जाने क्यों इसने योशा के बजाय अपने आप को ही बावर करवा दिया। हाँ, ये भी हो सकती है बात। योशा ने इसकी हाँ में हाँ मिलाई क्योंकि वो मज़ीद इसकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हाँ बिल्कुल यही है। अच्छा चलो मैं निकलता हूँ, आज एक केस के लिए 2-3 गवाहों से बात करनी है। वो अपनी मोबाइल वॉलेट और कार की चाबियाँ टेबल से उठाता हुआ बोला। चल ठीक है, मिलते हैं फिर मैं भी यूनिवर्सिटी के लिए निकलना है। यूनिवर्सिटी का ख्याल आते ही योशा की जहन पर इस हसीन परी का सरापा जगमगाया। ठीक है, खुदा हाफिज़, शाफी बोलता हुआ बाहर की तरफ बढ़ा। अगले दिन वो मरते या क्या ना करते मसादिक चुपचाप तैयारी करते हुए ऑफिस के लिए निकली क्योंकि इसके पास 50 लाख तो क्या 50,000 रुपये भी नहीं थे वो जो इस घमंडी आदमी को देती। वो ऑफिस पहुंच के कैबिन में बैठी ही थी कि मैनेजर दन दनाता हुआ इसके सर पर आन पहुंचा। उसे देखते ही वानिया सलाम करते हुए अपनी जगह खड़ी हुई। मिस वानिया, आपका कैबिन ये नहीं है, सर के ऑफिस के साथ वाला है, क्योंकि सर ने कहा है कि आप इनकी पर्सनल सेक्रेटरी है। आए मैं आपको आपके कैबिन तक छोड़ देता हूँ और आपको काम भी समझा देता हूँ। वानिया को चारों न चार इसके पीछे ही जाना पड़ा। वो गुस्से से खौलती हुई मैनेजर के साथ चलते हुए इसकी बातें सुन रही थी। काश मेरे पास 50 लाख रुपए होते तो मैं इस बदतमीज़ घमंडी इंसान के मुंह पर मार देती। पता नहीं कौन सी मनूस घड़ी थी जब मैंने इससे ऑफिस में काम करने का फैसला कर लिया था। उसे क्लास से बाहर निकलते हुए अपने इंतज़ार में बैठे योशा को देखा जो तपती हुई धूप में उसके लिए बैठा था। वो कुछ अजीब से एहसास में घिर गई। वो रोज़ ही ऐसे इंतज़ार में बैठा रहता था और सलाम दुआ करने के बाद रोज़ इसके पीछे चलते हुए इसकी गाड़ी तक इसे छोड़ता था जैसे कोई बॉडी गार्ड हो, और वो तब तक गेट पर खड़ा रहता जब तक इसकी गाड़ी रवाना ना हो जाती। इसे दुनिया के हर मर्द से और उलझन थी अपने भाई के अलावा, और ये बात समझने से वो कासिर थी कि ये लड़का उसे बाकी मर्दों की तरह क्यों नहीं लगता था। पहले पहल वो योशा के अपने इर्द गिर्द फिरने पर खौफजदा हो जाती थी, मगर अब वो खौफ कहीं दूर जा सोया था। अब जब भी योशा इसके इर्द गिर्द होता इसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता। वो अपने आप को महसूस करती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो अपने भाई के साथ होने पर अपने आप को दुनिया भर की नज़रों से महफूज करती थी। अस्सलाम वालेकुम। वो योशा के मुस्कुराते हुए अंदाज पर सोचों से दुनिया से बाहर निकली। वालेकुम अस्सलाम। इसने इतनी धीमी आवाज़ में कहा कि अगर योशा का सारा ध्यान उसकी तरफ ना होता तो वो यकीनन ना सुन पाता। कैसी हैं आप? इसने अपने दोनों हाथ पुष्प पर बांधते हुए कहा। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? इसने नज़रें उठाकर उसे देखते बहुत मुश्किल से अपना जुमला पूरा किया और योशा की आंखों में अजीब सी चमक देखते ही इसने फ़ौरन अपनी नज़रें झुका ली। योशा को यकीन नहीं हो रहा था कि इसने उसकी खैरियत मालूम की। पहले जितनी भी मुलाकातें हुई थी इनमें से इसने कभी भी खुद से कुछ नहीं बोला था। आपने पूछ लिया, अब तो मैं हमेशा ठीक ही रहूँगा। इसने उसकी झुकी पलकों को देखते हुए खुश दिली से कहा। मल्हा ने एक बार भी नज़र उठाकर उसे
मल्हान ने एक बार फिर नजरें उठाकर उसे देखा। दोनों की नजरों का जानलेवा तसादम हुआ। दोनों के दिल ने बीट मिस की। सारा खेल बस एक लम्हे का था, फिर इस लम्हे पर कोई भी दीवाना सारी उम्र बिता सकता था। मल्हान अपने दिल के अजीब से शोर को सुनती घबरा कर बिना कुछ कहे वहां से निकली। उसके पीछे पीछे चलता योशा इतना खुश नजर आ रहा था जैसे कारून का खजाना इसके हाथ लग गया हूँ। बस भाई साहब, आप रिश्ते के लिए हाँ करें, हमें आपकी इमामा बहुत पसंद आई है। जावियर की अम्मी इमामा को अपने साथ लगाते हुए बोली, जो गुलाबी शलवार कमीज पर गुलाबी दुपट्टा सर पर ओढ़े सर झुका कर बैठी अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। वो सुबह से कमरे में बंद थी। रो रो कर उसकी आंखें सूज चुकी थी। सुबह से इसने कुछ भी नहीं खाया पिया था। शाम को जब मेहमान आ गए तब इसकी अम्मी ने उसे ज़बरदस्ती तैयार किया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी बेटी की पसंदीगी शाफे के लिए जान गई थी। पर वो ये भी जानती थी कि शाफे की अम्मी ने अपने दोनों बेटों के लिए अपनी भांजियाँ पसंद की हुई हैं, तो वो इमामा की बेवकूफ़ी की नज़र इतना अच्छा रिश्ता नहीं गंवाना चाहती थी। ये तो किस्मत की बातें हैं बहन, हमें भी आपका बेटा बहुत पसंद आया है। इमामा के कानों में जब ताया अब्बू की मुस्कुराती हुई आवाज़ आई तो उसे सर उठाकर ताया अब्बू को देखा, जो बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। इसके दिल को कुछ हुआ। इसे हमेशा से लगता था कि ताया अब्बू उसे शाफी के लिए पसंद करते हैं, पर इसका ये भरम भी आज टूट गया था। इसने एक नज़र सब पर डाली। सब इसे हंसते मुस्कुराते हुए नजर आए। इमामा ने अपना सर झुका लिया। अगर आपको मेरा बेटा जावियर पसंद आया है तो क्या मैं इस रिश्ते के लिए हाँ समझूं? जी, हमें ये रिश्ता मंजूर है। इमामा की अम्मी ने एक दफ़ा ताया अब्बू की तरफ देखा। उन्होंने आँख के इशारे से हाँ करने को कहा। वो मुतमईन होते हुए बोली। जावियर का दिल जोर से धड़का। इसने एक नज़र उठाकर उस हसीन परी को देखा जिसे एक नज़र में ही देखते वो दीवाना हो गया था। इसका दिल खुशी से झूम रहा था। इसने जिसे चाहा उसे पा लिया। वो कॉफ़ी का कप उठाकर इजाज़त मिलने पर अंदर दाखिल हुई। हादिर किसी से फ़ोन पर बात करने में मसरूफ़ था। इसने उसे इग्नोर किया जैसे वो वहाँ हो ही नहीं। बानिया ने कॉफ़ी कप टेबल पर रखा और जाने के लिए पलटी, पर हादिर ने उसे हाथ से इशारा करके वहीं खड़े रहने को कहा। 20 मिनट गुजर चुके थे, पर अभी तक वो वहाँ पर खड़ी उसकी इंग्लिश में गुफ्तगू सुन रही थी। वो इतनी तेज़ तेज़ इंग्लिश बोल रहा था और इसका लहजा भी खालिस अंग्रेज़ों जैसा था कि जैसे उसे कुछ बातें समझ आती हो और कुछ तो ऊपर से गुजर जाती। इसे अपना आप एक नौकर सा महसूस हो रहा था जिसे वो रुकने को बोल कर भूल ही गया था। ओके, आई टॉक टू यू लेटर। इसे फ़ोन बंद करके लैपटॉप खोला। खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? कॉफ़ी ठंडी हो गई है, दोबारा बना कर लाऊं? बिना उसकी तरफ देखे इसने लैपटॉप पर कुछ टाइप करते हुए कहा। वानिया जानती थी वो इसे जलील करने के बहाने ढूंढ रहा है, इसीलिए वो बिना कुछ कहे टेबल से कप उठाती हुई बाहर की तरफ बढ़ी। 10 मिनट बाद वो दोबारा कॉफ़ी लेकर अंदर दाखिल हुई। सर, आपकी कॉफ़ी, उसने कप रखते हुए कहा। हादिर ने घूंट लेकर कॉफ़ी से भरा कप टेबल पर जोर से पटका। इसे तुम कॉफ़ी कहती हो? खानजादा हादिर ने गुस्से से उसे देखते हुए पूछा। वानिया का दिल खौफ से एक पल को जोर का धड़का। सर, मैंने ठीक ही से बनाई थी, जैसे आपके मैनेजर ने मुझे समझाया था। उसने टेबल पर गिरी हुई कॉफ़ी को देखते हुए कहा। शट अप, दोबारा मेरे सामने अपनी ज़बान को लगाम डालना, वरना यहीं काट कर फेंक दूंगा। और इसे साफ कर दो, हादिर ने कराते हुए कहा। वानिया अपना गुस्सा पीती हुई टिश्यू की मदद से टेबल को साफ करने लग गई। जाओ, दोबारा बना कर लाऊं? वो गुस्से से खोलती हुई दोबारा कॉफ़ी बनाने के लिए वहाँ से निकली। तीसरी बार वो कॉफ़ी टेबल पर रखती हुई खड़ी हुई। उसे उठाकर डस्टबिन में डाल दो। खानजादा हादिर अपनी चेयर से खड़ा होते अपनी कोट उठाकर पहना और दरवाजे तक यूं पहुंचकर बिना मुड़े कहा और बाहर निकल गया। पीछे वो न जाने कितनी देर अपनी जिल्लत के बारे में सोचती रही जो अभी अभी वो करके गया था। ऐसा सुलूक तो कोई भी अपने नौकर के साथ भी नहीं करता जैसा वो इसके साथ करके गया था। एक आंसू उसकी आंख से गिरा जिसे वो बेदर्दी से रगड़ती हुई वहाँ से निकली। उसे घड़ी पर टाइम देखा। रात के 10 बज रहे थे। इस टाइम तक सब घर वाले अपने अपने कमरों में होंगे। कल से वो हर एक चीज़ पर सोच कर थक चुकी थी। इसने एक फैसला किया और लंबी सांस लेती हुई बेड से उठी। इमामा ने दरवाज़ा खोलकर बाहर राहदारी में देखा, मगर इसे वहाँ कोई ना दिखा। वह आगे बढ़ी और एक कमरे के दरवाजे के सामने जाकर रुक गई। वो इस कमरे के अंदर बार बार गई थी, मगर ना जाने क्यों आज क्यों इसे वहाँ जाते हुए डर लग रहा था। धड़कते हुए दिल को संभाल कर उसने आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दी। 2 मिनट तक कोई जवाब ना आया तो धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर बढ़ी। जूतों समेत वो इसे बेड पर आंखों पर हाथ रखे लेटा हुआ नजर आया।
शाफी ने अपने कमरे में किसी की मौजूदगी के एहसास को पाकर अपनी आंखों से हाथ हटाकर देखा तो सामने इमामा को खड़े देखकर वो हैरान हुआ। इमामा, खैरियत, तुम यहाँ इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? वो इसके करीब आता हुआ बोला, जी वो मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। इसने अपने हाथों को मरोड़ते हुए कहा, हाँ बोलो, क्या कहना है, मैं सुन रहा हूँ। आपको पता है मेरा रिश्ता आया है, पर मैं वो रिश्ता नहीं करना चाहती। अच्छा ठीक है, तुम परेशान ना हो, मैं बाबा से बात करूँगा, पर वजह पूछेंगे इनकार की तो तुम ये बताओ कि रिश्ता वहाँ क्यों नहीं करना चाहती? उसे अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। इमामा ने धड़कते दिल से आंखें मीचते हुए कहा, क्या तुम पागल हो गई हो? क्या बकवास कर रही हो? इसे इमामा से इस बात की उम्मीद नहीं थी। मैं अपने होश हवास में कह रही हूँ, मुझे आपसे मोहब्बत है, आज से नहीं बल्कि बचपन से। वो उसके जूतों को देखते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? रात के इस वक्त तुम मुझसे बेशर्मों की तरह क्या बकवास करने आई हो? निकलो मेरे कमरे से। शाफी आपे से बाहर होता हुआ दबी दबी आवाज़ में चिल्लाया, मगर मैं आपसे मोहब्बत? शट अप, जस्ट शट अप। तुम्हें लगता है मैं तुम जैसी लड़की के मुंह से इजहार मोहब्बत सुनकर खुश हो जाऊंगा? तो ये तुम्हारी भूल है। तुमने अपनी वैल्यू ज़ीरो कर ली मेरे सामने। मैं तुम जैसी लड़की पर थूकना भी पसंद नहीं करता। कजा के मोहब्बत, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो आपकी बाहर बहुत ज़ोर से चिल्लाया। इमामा किसी रोबोट की तरह वहाँ से निकली। शाफी के लहजे में अपने लिए हकारत देखकर वो उसी लम्हे मर गई। सो नॉवल कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नॉवल बहुत ही शॉर्ट नॉवल है, ये एंड हो जाएगा। बस आप अपना रिस्पॉन्स दें और अपनी राय दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।